नमस्कार। समानता के लिए प्रति जी नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले स्वागत मैं करूंगी जन कथाकार अंबेडकरवादी चिंतक रतन कुमार सांभरिया जी का। सांभरिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे मंच में। रतन कुमार सांभरिया जी आज हमारे साथ हैं बसंत की आहट की 15वीं कड़ी में, और ये बात करेंगे हम इनसे इनकी कहानियों में स्त्री चेतना विषय पे कि इनकी कहानियों में किस तरीके से स्त्री चेतना आकार लेती है। वैसे इनके नाम से सारा साहित्य जगत परिचित है, पर हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं वो गैर साहित्यिक जगहों से भी होते हैं, इसलिए मैं एक बार इनका परिचय थोड़ा सा पढ़ लूं तो फिर हम इनसे बातचीत की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क सेवा से सेवानिवृत्त हैं ये, लेकिन इनको अधिकतर तो जो पूरा समाज जानता है इनकी कहानियों, इनके नाटकों के लिए जाना जाता है। पता नहीं कितने विश्वविद्यालयों में इनकी कहानियां पढ़ाई जा रही हैं, कितने जगहों पे इनके नाटकों का मंचन हो चुका है। पर कई बार प्रोग्राम सुनने के बाद लोगों की दिलचस्पी होती है कि वो ढूंढ के पढ़ें, तो मैं नाम भी इनकी कुछ कृतियों के पढ़ना चाहूंगी। इनके कहानी संग्रह हैं हुकुम की दुग्गी, काल तथा अन्य कहानियां, दलित समाज की कहानियां, एयर गन का घोड़ा, एकांकी संग्रह समाज की नाक, नाटक वीमा, उजास, भभुल्या, लघु कथा संग्रह है बांक और अन्य लघु कथाएं, प्रतिनिधि लघु कथा शतक, आलोचना की पुस्तक मुंशी प्रेमचंद और दलित समाज। एक बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद भी इनके हैं, जिसमें से एक है कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रेरक जीवन का अरबी सिंधी में अनुवाद। और ये जो अरबी और सिंधी में ये पहली पुस्तक है इस भाषा में जो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आई हो। इसी तरह इनकी लघु कथाओं के और बहुत सारी चीजों के वो हुए हैं, अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। नाटकों के मंचन के बारे में मैंने बताया, और बहुत सारी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख और कहानियां अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं। और एक टेलीफिल्म बनी है इनकी मैं जीती कहानी के आधार पे। इनको नवज्योति कथा सम्मान मिला है, सहारा समय कथा चयन प्रतियोगिता 2006 में ये पुरस्कृत हैं, और चपड़ासन कहानी के लिए जिसका पाठ हम आज यहाँ पे इनसे करने का निवेदन भी करेंगे, उसके लिए ये उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं। और कथा देश अखिल भारतीय हिंदी कहानी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार भी इनको मिला था। इनकी जो कहानी है विपर सुदर एक कीने, इसमें राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक पुरस्कार मिला, और हरियाणा गौरव सम्मान 2017 भी इन्हें मिला है। तो बहुत आदर के साथ मैं रतन कुमार सांभरिया जी आपका स्वागत करती हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि शायद आपको मालूम ही होगा कि बसंत की आहट जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा 8 मार्च से, महिला दिवस के दिन से, इसके तहत हम पुरुष रचनाकारों की स्त्री विषयक रचनाओं का पाठ करते हैं और उन पे विचार विमर्श कर रहे हैं हम। इसी कड़ी में ये हमारी इसकी 15वीं कड़ी है। तो हम स्त्री विषयक आपकी रचना की ओर बढ़ें और आपकी स्त्री चेतना पे बात करें। इससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगी, आपकी रचना प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूंगी। जी रतन जी। विदुष बैटन की बसंत की आहट की 15वीं कड़ी में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आपने जानना चाहा है कि मेरी रचना प्रक्रिया क्या है और मेरा लेखन कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको जोड़ना चाहता हूँ, और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं जिस गांव की पाठशाला में पढ़ा हूँ, मेरे गांव भाड़ावास में, वह पाठशाला 1824 में बनी थी। जी। मुझे सन 1970 की बात याद आ रही है, जब गांव के कुछ अग्रज युवाओं ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था कि पाठशाला 1824 में बनी और आज तक भी 8वीं कक्षा तक की क्यों पाठशाला है। तो उसमें एक शीर्षक रखा गया था कि पिछड़ा
जो रहा हमारा गांव, अब आगे क्या क्या रखने हैं काम। तो गांव की जो एक बड़ी धर्मशाला है, उस पर ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। तो उस प्रतियोगिता में छठी से लेकर के 8वीं तक के लगभग सभी विद्यार्थी शामिल हुए। जी उसमें मेरा स्थान दूसरे स्थान पर है, और जो मुझे पुरस्कार मिला उसमें प्रेरक पुस्तक मिली, उनको मैंने सालों संजो कर रखा। तो पाठशाला से, जिस पाठशाला में मैं जा रहा था स्कूल, उससे भी मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि उस समय हमारी स्थिति क्या थी। कि जब मैं स्कूल में जाता था तो मेरे पाँव में चप्पल नहीं होती, फटी हुई निकर होती थी, पैबंद लगे होते थे। जब दोपहर में छुट्टी होती थी, मई 15 मई तक उस समय स्कूल चलते थे, जब दोपहर में छुट्टी होती थी तो दीवार की छाया दीवार में लुक जाती थी, काया की छाया काया में लुक जाती थी, और तपती रेत, जैसे किसी भड़बुज्जे का रेत हो, पहाड़ का रेत हो, उस तरह की जो रेत, सिकती हुई रेत पर हम चल करके आते थे। कई बार तो जैसे आपके पत्ते हैं वो लपेट लिया, कोई दूसरी चीज बैठे, लेकिन नंगे पांव तक हम आते थे। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो इस तरह की थी। अब मैं अपने पाठशाला से जोड़ने का आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मुझे हरियाणा गौरव सम्मान मिला 1 लाख रुपए का, जी तो मैंने वो सम्मान और जो मुझे पेंशन का पैसा मिला उसमें से कुछ राशि जोड़ करके उसी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा 21 बाई 36 का कमरा बनवाया। उसका उद्घाटन मंत्री जी ने किया था। तो जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने कहा, अब कि मेरे माँ बाप का अंगूठा भी मैं अपनी एप्लीकेशन पर पकड़ कर लगवाता था। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत बड़ा योगदान कर सकता है अगर वह अपने बच्चों को पढ़ाते, जैसे जिस प्रकार से मुझे पढ़ा। तो मैं पिछले दिनों कोरोना से पहले जो अपने गांव गया, तो उसमें 12वीं कक्षा बैठी हुई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने अपने माँ बाप के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने गांव के लिए कुछ किया। मेरा जो लेखन है एक्चुअल में, वो उस समय पत्र लेखन से शुरू हुआ था। अखबारों में जी पत्र लिखता था, हाँ, और वो पत्र छपते थे, बहुत खुश होता था। जो क्योंकि अब समय थोड़ा ऐसा रहेगा तो मैं आपको सीधा जोड़ता हूँ कि जी सबसे पहली जो मेरी कहानी है वो हंस के मई 1997 के अंक में प्रकाशित हुई थी, फुलवा। और ये जी मुझे भी अच्छा लग रहा है, गर्व का अनुभव हो रहा है कि ये मेरी जिंदगी की पहली कहानी है और आज जी कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है फुलवा कहानी। जी उसके बाद में, जैसे मैं उसके फुलवा के बाद में फिर बकरी के 2 बच्चे, फिर अनुष्ठान, इस तरह से कहानियां लगातार मैं कहानियां लिखता चला गया और समझा कि एक जो है ना कहानीकार ही जैसे बन गया हूँ। अब जैसे जी आपने मेरी लेखन प्रक्रिया के बारे में पूछा है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कहानी का आदमी, यानी कहानी का लेखक हूँ मूल रूप से। हालांकि मैंने एकांकी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, लघु कथाएं भी लिखी हैं और लेख भी लिखे हैं, लेकिन मूल रूप से मैं अपने आप को कहानी का ही व्यक्ति मानता हूँ, कहानी का ही लेखक मानता जी हूँ। मेरी लेखन प्रक्रिया का आकलन 5 चरणों से गुजरता है। पहला चरण है कथानक। एक जी दमदार कथानक जहन में आने के बाद ही मैं कहानी लिखने का मन बनाता हूँ। मंथन करते मस्तिष्क में उसे परिपक्व होने देता हूँ। परिपूर्ण प्रसव के बाद प्रसूता को निवृत्ति और प्राप्ति की जो सुखद अनुभूति होती है, ऐसा ही लेखक को सुखद अनुभूति होती है अगर उसका परिपक्व लेखन है तो। दूसरा जो है, कहानी लिखने के उपरांत मैं उसे लेखकीय दृष्टि से देखता हूँ। अब की मान लो इसका, मैंने ये कहानी लिखी है तो लेखक की दृष्टि से कहानी कैसी लग रही है, जी और मैं इसे लगातार उस पर केंद्रित रहता हूँ
और जब केंद्रित होकर के जो उसको लिख देता हूँ, उसके बाद में मैं उस कहानी को देखता हूँ संपादक की दृष्टि से। यानी मैं इस कहानी को छपने के लिए किसी संपादक के पास भेजता हूँ, तो वह कहानी संपादक के अभिवादन या खेद सहित वापस आ जाएगी या प्रकाशनार्थ स्वीकृत हो जाएगी। वहां माना कि वो प्रकाशनार्थ स्वीकृत हो गई है, तो उसके बाद मैं उसे देखता हूं समीक्षक की दृष्टि से। माना कि छपने के बाद वह कहानी कोई समीक्षक पढ़ता है तो वो कैसे अनुभव करेगा और उस कहानियों में किन 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 कमियों को देखेगा, या कहानी कहाँ झोल खा गई है, कहानी बिल्कुल सही चली है, कहानी बिल्कुल जो है ना प्रवाह में है। तो ये मैं चीज खुद ही देख लेता हूँ आलोचक की दृष्टि से। जब आलोचक की दृष्टि से मेरी कहानी पास हो जाती है, यानी कि उत्तीर्ण हो जाती है, यानी कि मुझे सही लगती है, तो उसको बाद में मैं देखता हूं उस कहानी को पाठक की दृष्टि से। दरअसल पाठक जो है वो सबसे बड़ा आलोचक होता है। ना किसी वो समीकरण से बनता है, ना वो किसी जानकारी से बनता है, ना किसी भाई बंधु से बनता है, क्योंकि पाठक का एक दूर से आया पत्र आपको सही निर्देश देता है। क्योंकि लिखा हुआ शब्द तो होता है अपना, जी। और जब वो शब्द प्रकाशित हो जाता है तो सार्वजनिक हो जाता है, उस पर किसी को भी अपनी प्रतिक्रिया देने का हक है। तो जब पाठक की दृष्टि से भी मेरी वह कहानी पास हो जाती है, यानी मुझे लगता है कि कहानी ठीक हो गई है, श्रेष्ठ है, तब मैं इसको प्रकाशनार्थ भेजता हूँ, वरना तो मैं उसको नहीं भेजता हूँ। जी। ये तो मेरी लेखन की। अब मैं जिस कहानी को आपने पढ़ने का कहा है, उस कहानी को पढ़ने से पूर्व, चपरासन कहानी, उसको पढ़ने से पूर्व उसकी जो अंतर कथा है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं कि 2 जून 2005 का वो दिन एक अध्याय की तरह से रहा मेरे पास। दरअसल राष्ट्रीय सहारा का उस समय सारा समय साप्ताहिक अखबार निकलता था। उस समय उस साप्ताहिक अखबार की ओर से एक अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। डॉक्टर नामवर सिंह, नंदे डबराल, इन जो बड़े अग्रज साहित्यकार है, इन्होंने इसको आयोजन कराया था। तो उस जो सारे आयोजन में कुल 1506 कहानियां गई और मेरी कहानी 6ठे स्थान पर रही। तो मुझे मिला सांत्वना पुरस्कार। तो सांत्वना पुरस्कार लेने के लिए मैं जयपुर से दिल्ली वोल्वो से गया, क्योंकि मैं तो अभी तक या तो ट्रेन में यात्रा की थी या फिर बसों में यात्रा की थी। पहली बार जिंदगी में मैं 2005 में वोल्वो में बैठा। तो जब जो पुरस्कार जो देने का समय आया, तो उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह जी शेखावत, जो हमारे बहुत सम्माननीय रहे हैं, जो मुझे पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया, और मैं जब उनके पास गया तो मैंने कहा, सर मैं तो राजस्थान से आया हूँ। तो बहुत खुश हुए वो। अब चलो इतने पुरस्कार जो मिले हैं, इतने बड़ा जो आयोजन था, उसमें राजस्थान का भी कोई व्यक्ति आया, अच्छा लगा। और वो शॉल उठाने के बाद में मेरी पीठ काफी देर तक थपथपाते रहे। तो जो मैंने उस दिन शर्ट पहन रखी थी, उस शर्ट पर उपराष्ट्रपति की उंगलियों के चिन्ह थे, इबारत। तो उस शर्ट को मैंने काफी समय तक रखा, और जब भी कोई होता, देखो ये शर्ट पहन करके मैंने पुरस्कार पाया है, मतलब आत्ममुग्धता सी बनी रहती। अब एक समय आया, जो शर्ट धीरे धीरे फट गई और मिसेज ने उसे किसी बर्तन वाले को बेचकर कोई बर्तन दे दिया। अब ये आज पता नहीं वो कौन सा बर्तन है घर में, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन वो शर्ट मैंने काफी समय तक रखी। तो जो ये कहानी की जो अंतर कथा थी वो इस प्रकार थी। ये 1506 के अंदर 6ठे स्थान पर कहानी रही थी। इसका नाम है चपरासन। तो मैं आपके सामने ये कहानी पढ़ता हूँ, उसके बाद में जो भी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी प्रश्न होंगे, करेंगे। जी।
कहानी का शीर्षक है चपरासन। एक सेकंड सर, बयार बस एक सेकंड। मेरी आदरणीय श्रोताओं दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि आप बहुत ध्यान से कहानी सुने और आपके मन में भी उसको लेके कोई जिज्ञासा या सवाल होगा तो टिप्पणियों का बहुत स्वागत है आपकी। जी जी रत्न कुमार जी। जी हाँ, कहानी का शीर्षक है चपरासन। फिर शीर्षक चपरासन। बयार और बादलों की कसमकस के बीच सूरज ऊपर उठता आया था। सिर का पल्लू चेहरे पर लिए मैं अपने मुकाम आ गई थी। मेरी गोद में साले का मेरा बच्चा था। बूढ़ी सास साथ थी। हाथ में चपरासी की नौकरी का लिफाफा था। टावर मांझी को पकड़ाते मेरी अंगुलियां लिफाफे पर कस गई थी। पूरा पल्लू चू जाने के बावजूद मेरी आंखों में आंसू खड़े थे। मानी ने ढांढस बंधाया, बेटी यूं दिल को छोटा करोगी, नौकरी नहीं होगी। कुदरत ने डैश कर और मांझी सुबकते बुक्का फाड़ कर रो पड़ी थी। मेरा मनिंद्र धीरज धरते मेरा कंठ उदार हुआ। मांझी, बादल बन रहे हैं, आप घर जाएं, बच्चे को दूध पिला देना, खुद खाना खा लेना, दफ्तर के बाद ही मेरा लौटना होगा। मैंने उनकी बूढ़ी आंखों के आंसू अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछकर उनके कंधे पर हिम्मत और सांत्वना भरा हाथ रखा। मांझी, रोने से क्या होगा? 3 महीने बीत गए, सपने तक में नहीं आए। एक विपद भरी सांस मारकर वहां से गुजरते रिक्शा को मैंने हाथ झाड़ दिया। गागर सी छलकती अपनी आंखों से मैं रिक्शा में जाती मांझी और उनके कंधे से चिपटे बच्चे को ओझल होने तक देखती रही, व्याकुल मन। तहसील के आते ही मैंने आंखों के आंसू रुमाल में ले लिए। अंगुलियों के कोरों से आंखों की कोरे सुखा ली। मुंह को आते कलेजे को वक्त के डोर से बांधा। तहसील के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के भारी भरकम गेट का एक पल्ला उखड़ा हुआ था, दूसरा नदारत था। आवारा पशु कोनों, अंतरों, गंदगी और कागजों में मुंह मार रहे थे। सुअर और कुत्ते भीतर तक स्वच्छंद विचर रहे थे। लुंडे से एक सांड ने धूम धूम आतंक मचाया था। मुंडेर पर कबावती कौओं की पांच बैठी थी। सावन की सुहानी में धरती का अंग अंग हरा था। तहसील परिसर में खड़े पीपल की टहनियों की हरी हरी शाखाओं से जहां कोयल की करण पर ये कूकें गूंजने चाहिए थी, कौओं की कांव कांव कान बहरे किए थी। एक कोने में चाय की भट्टी लग रही थी। लोगों का तहसील आना जाना शुरू हो गया था। आदमी आदमी भेद होता है। मनिंद्र तहसीलदार थे। गेट पर चौकीदार बैठता। रात ताला पड़ जाता, पहरा होता, मजाल परिंदा फड़फड़ा जाए। तहसील घर से पाल थी। अपनी शोहरत पर अर्धांगिनी के विश्वास की मोहर लगाने की हर शख्स की चाह होती। मनिंदर भी अछूते न थे। उन्होंने गाड़ी भेज दी थी। तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की प्लेट लगी गाड़ी में बैठकर मैं पहली बार तहसील आई थी। उस दिन मेरे भीतर अहम फूटा पड़ रहा था। तहसीलदारनी के मद में मैं भूल बैठी थी कि गांव के एक छोटे से दुकानदार की बेटी हूँ। कीमती साड़ी और आभूषणों से लकदक बनी ठनी दहकती मेरी गोरी काया ने तहसीलदार के रुतबे को 4 चांद लगा दिए थे। कुछ का रंग काला होता है, अधिकांश का घेरुआ। बहुत कम होते हैं जिनका रंग तहकता गौरा होता है। झूठ न छुपाऊं, मेरी इसी गोरी चमड़ी की चौंध ने मुनिंद्र को पागल कर दिया था। घर परिवार के 100 मना करने के बावजूद वे मुझ कम पढ़ी को याद आए थे। धनपाल तब तहसीलदार थे। पदोन्नति पाकर आज वे तहसीलदार हैं। उस दिन वे मुझे देवी मानकर आस्था में डूबे थे। आज उन्हीं के समक्ष मुझे अपनी चपरासी की नौकरी की अर्जी के साथ हाजिर होना है। भय और संकोच से मैं दरवाजे पर पड़े पर्दे के भीतर झांक कर रह जाती। तहसीलदार धनपाल, 50 के करीब उम्र, गेंसा गोल मटोल छोटा सा बदन, भैंसे की आंखों से बाहर झांकती मोटी मोटी 2 आंखें, सिर पर ब्रश से सफेद बाल, चेहरे पर धोली
मूंछों के कुछ जर्दा खाए आधे अधूरे दांत, वे कुर्सी पर बैठे पान गिलोलते फाइल देख रहे थे। साहस के साथ सर कहती मैं अंदर चली गई थी। आंसू भीगी ज्वाइनिंग रिपोर्ट मैंने उनकी ओर बढ़ाई। वे चश्मा के भीतर कंखियों से मुझे देखते और फाइल में गर्दन बढ़ा देते। आधा घंटा तक मैं अपने द्वंद्व, उद्वेलन, आक्रोश, क्रोध और आंखों में पानी को रोके खड़ी रही। मैं बेचैन, वे इतना, मैं व्याकुल, वे मुकुल। वक्त ने आंखें फेर ली। इनका दोष। उन्होंने छोटी सी खकारी के साथ फाइल पैड में बांधी, हथेली खुजलाई, चुमकारी, दीवाने में चेयर घुमाकर पीछे रखी अलमारी से उन्होंने अपना बैग निकाल लिया। फाइल बैग में पटक बैग अलमारी में रखकर वे फिर टेबल की ओर घूम रहे थे। मेरी ओर देख वे होंठ पर होंठ घिसने लगे। आंखें टिमाई उनकी। पैन की मूठ से बालों भरा अपना सिर खोदकर वे बोले, मीता। जी सर। उत्साह से मैंने अपनी दरखास्त उनकी ओर बढ़ा दी। कागज पर नजर दौड़ाते उन्होंने लंबी सांस खींची। मीता यकीन नहीं था। तहसीलदार की बीवी होकर चपरासी की सर्विस ज्वाइन करने आओगी। मैं संयमित हुई। सर साया था, चला गया। इतना सहारा नहीं है जो जिंदगी जी। आप जानते ही हैं, बूढ़ी सास है मेरी, साल भर का बच्चा है। मैं हूँ, नौकरी हमारी नैया की खवैया है। सर कल से कुछ कहते नहीं बना आगे। मेरी आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा था। मैंने रुमाल लिया और सुबह सुबह आंसू पहुंचते रहे। तहसीलदार ने आंखों पर चश्मा चढ़ाकर अर्जी पर अपनी टिप्पणी लिखी और मेज ओर बढ़ा दी। इसे ओए के पास ले जाओ। हैं? ये तनिक तमके, अरे भाई कार्यालय साहेब के पास ले जाओ इसे। अरे भाई, इस भरा नस्तर मेरी काया मुंह उतरता चला गया। बड़े अफसर, औचित जवाब। रूट सिंह कार्यालय सहायक की नेम प्लेट पढ़कर मैं कमरे में चली गई। इन आंखों में सहानुभूति और सहयोग होना चाहिए, दाने सी नींद हो गई। उन आंखों में पुरानी चीज सा कुछ बलबला रहा था। शायद मुनिंदर का खुला और खरा व्यवहार उन्हें नापसंद रहा। आश्चर्य अफसोस ने मुझे झकझोरा। आदमी गिरगिट से भी बदतर रंग बदलू होता है। वही रूढ़ सिंह है। उस दिन मैं दफ्तर में बैठी थी और ये नाश्ते की प्लेट आरती की थाली की तरह मेरे सामने किए थे। समझी, मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, हाजिरी कर दी है, चपरासन बन गई हूं ना दफ्तर की। ओए और चपरासी को अपने अपने पद पर रहना चाहिए। इंटरकॉम बजा। उन्होंने रिसीवर उठाया, मुंह कही और वापस रख दिया। उन्होंने मुझे हुक्म सा दिया, मीता साहब के पास जो चपरासी है ना, वह सारे कर्मचारियों का नेता चुन लिया गया है। साहब की घंटी ठीक से नहीं सुनता है अब। जी, आज से तू उनकी घंटी सुनेगी। तहसीलदार, अरे भाई, ओए तू। मेरे बदन पर चुभे नस्तर पर एक नस्तर और उतर गया था। दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, एक एक दिन कट रहा था। मैं जिस कर्मचारी के पास जाकर खड़ी होती, उसी की नजरों में मेरे प्रति स्नेह, सहानुभूति और सहयोग होते। मुक्त कंठ नींद की बड़ाई होती। उनके व्यवहार, आचरण, ईमानदारी, खुददारी और स्नेह भाव छाए रहते। बाबू हुक्मचंद ने 2 साल पहले मुनिंदर की क्रम से सर्विस ज्वाइन की थी। मुनिंदर की प्रशंसा करते उनकी आंखें झलने लगती। वे गीली आंखें रुमाल से पहुंचते, होठों के दोनों पर थरथर फड़फड़ाने लगते। उनसे बतियाते मेरा जी हल्का रहता। उनमें अपना सा पाती थी मैं। नौकरी करते 20-21 रन जीत गए। दुख कट रहा था। चिंता मेरी थी, मैं चिंता की थी। दफ्तर ने मुझे सहायक कर्मचारी अंगीकार कर लिया था। दफ्तर की हाजिरी में पुरानी हुई जाती थी। शनिवार लंच का टाइम था। मैं हुक्मचंद बाबूजी के पास बैठी थी। उन्होंने चाय मंगवा दी। चाय पीते को तहसीलदार चोर निगाह दे दी। चैम्बर में पहुंचते ही उनकी घंटी घनघना उठी। घंटी की आवाज असामान्य थी। आवाज में आदेश नहीं, रहा और दम बज रहे थे। चाय रख हथेली से होठ पहुंचती में दौड़ी गई। सच, न कोई काम न कोई धाम। मैं खड़ी थी, उनकी कंखियां पीठ से मेरी ओर तनी थी। जब देर तक उन्होंने कोई काम नहीं ओढ़ाया तो मैं फिर बाबूजी के पास आ बैठी थी। सर में हाथ, चाय का कप कांप रहा था। 4 सवा 4 का टाइम रहा होगा। मैं बाहर बेंच पर बैठी थी।
ओए साहब के कमरे में गए, बाहर निकले, मेरी ओर देखकर वे ठिठक गए। उन्होंने हाथ झाड़कर मुझे अपने कमरे में बुला लिया, बुलाकर कहा, साहब पूछ रहे थे। मेरी सांसें कपाल छू गई, भौएं चढ़ गई। क्या खोई खोई रहती हो, ऑफिस में परेशानी है तुम? साहब के व्यवहार से मेरा जी उछला हुआ था। भय के क्षण के साथ साथ आदमी के भीतर साहस का स्रोत भी स्वतः बहने लगता है। मैं संभली, नौकरी करने आई हूँ। नौकरी करती हूँ, परेशानी कैसे? तुम्हारे प्रति साहब का साफ कारण है, मालिक हैं दफ्तर के। वे कुर्सी पर बैठने के लिए मेरे नोरे खाते रहे, चाय मंगवाने की कहते रहे। उनकी पैंतरेबाजी थी, मैं घुटन महसूस कर रही थी। मैं फिर अपनी बेंच पर आ बैठी। 10 मिनट बाद साहब ने घंटी बजाकर ओए को अपने चैम्बर में बुलवाया। देर तक उनके बीच खुसर फुसर होती रही। तो मैंने पर्दे की कोशिश झांकी। उन दोनों के कान हो एक दूसरे से जुड़े थे। रविवार दफ्तर की जीप घर घर करती हमारे गेट के सामने आ गई थी। वही जीप थी जिससे मनिंदर दफ्तर आया जाया करते थे। खून पीकर बाकिन के दांत चमक जाते हैं। एक्सीडेंट के बाद लहक गई थी डॉक्टर, मैं सख्ते में थी। मैं नहा धोकर चौक में खड़ी गीले बाल छींट रही थी। माँ जी बबलू को चारपाई पर लेटाए थी, झुंझुना उनके हाथ में। वे झुंझुना थपक थपक उसे खेला रही थी। बबलू को कल से पतले दस्त थे। वह पूरी रात मुनमुनाता और दस्त जाता रहा। मैं सो भी ली। माँ जी की आंखों में रात अब भी थी। तहसीलदार खुद गाड़ी चलाकर आए थे। तहसीलदार और वो एक गाड़ी से उतरे। वे गेट खोलकर धगड़ाते भीतर चले आए थे, निर्भय। उन्हें औचक आया देख मैं भौचक रह गई। हतवाक, व्यग्र, उद्वेलित मैक्सी में थी। भीतर भागती उन्हें नमस्कार करने की औपचारिकता तक भूल गई। मुनिंद्र के समय ये लोग आते जाते थे, लेकिन अर्दली के गेट खोलने तक दोनों गेट पर ही खड़े रहते। बेमन उनका मान रखते हुए माजी ने अंगुली सीधी कर दी थी, ड्राइंग रूम में बैठ जाएं। मेरे भीतर ऐसा नहीं ऐसा कुछ घमंडने लगा। कल 5 बजे तक मैं दफ्तर में थी, आज सुबह सुबह मैंने साड़ी पहनी और पंखे के नीचे बाल सुखा दिए। चाय नाश्ता लेकर मैं ड्राइंग रूम में आई। नमस्कार, चाय और नाश्ता की ट्रे टेबल पर रख मैं शर्म और संकोच से दीवार के साथ खड़ी हो गई थी। लता से पंखे की हवा से साड़ी का पल्लू सिर से कंधे पर आ गिरा और खुले केस मेरे चेहरे पर बिखर रहे थे। तहसीलदार चाय नाश्ता छोड़ मुझे ही निहार रहे थे, एकला, मानो उनके लिए चाय नाश्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं। उनकी बदली रंगत देख मैंने हिचकिचाहट और अचरज से होठों तले उंगली दबा ली। कल उनके सूकर से झुर और बगले से बगबग सफेद बाल थे। मूछे खरगोश की पूंछ सी धोली थी। आज खिजा पोते बाल और मूछे नित हुए रोगन से आभ रहे। नहाने धोने में उन्होंने कितनी जल्दबाजी की है। कानों के छोरों से चेहरे तक उतर उतरे डाई के भोरे सनत थे। किसान कितनी भी चतुराई से खेत काटे, फूके रह ही जाती है। उनके चेहरे पर सफेद बाल चमक रहे थे जहां तहां। भादों के घुटे बादलों सा सांवला उनका रंग था। वे कलफ लगे सफाफ पैंट बुशर्ट पहने थे। मेरी ओर टुकड़ते हुए अपनी मूछों के सोते चुटकी बनाकर होले होले सूत रहे थे, जैसे उन पर डाई नहीं अच्छी स्याही पुती हो। तहसीलदार की आंखों का संकेत पाकर वो ने मेरी ओर आंख मिचमिचाई। बेटा अपने साथ कितने नेक है, चपड़ासी तक ही सुध लेते हैं घर आकर। वे गुस्से की पंक्ति चलाने लगे, बकरी दाना चबाती है। उनकी बात मुझे सुई सी चुभी। कहे उनकी ओर उड़ती सी निगाह भर मैं नीचे देखने लग गई थी। 45 के ओए के कानों पर बालों की चापनुमा धूल थी। चांद टापू सी चमक रही थी। सिगरेट और गुटखा की उनकी अटूट लतें, ऊपर के दांत कम रह जाने के कारण ऊपर के होठ के नीचे के होठों से दबे थे। बोलते थूकते फुचके उड़ते वे बाहर गए। मुझे जर्दा भरी पीक ठोक कर वे फिर आ बैठे थे। मुँह चुबलाते हुए बोले, तहसीलदार साहब को नींद के चले जाने का उतना ही दुख है जितना खुद की पत्नी के दिवंगत हो जाने का है। उनकी इस बेवजह बात पर मेरा खून खोल गया। वे बास बेसिन तक गए और हथेली से और पूछते फिर आ बैठे थे। हथेली का मैल उतारते कहने लगे, मीठा सावन है। ओए मैंने देखा तहसीलदार ने ओए की ओर आंख दबा दी थी। ओए सोफा पर उठे। मीता साहब की 2 बेटियां हैं, दोनों घर बार की हुई। एक लड़का है, वह भी अपने बीवी बच्चों के साथ मौज में है।
सांप इतने बड़े बंगले में घुटे घुटे खोए खोए रोए रोए रहते हैं गीता। सांप का दिली है ना, वह आधा बावड़ा है, रोटियां कच्ची पक्की सेक कर पटक देता है। उन्होंने मेरी ओर नजर भर एक विश्वास भरी आ रही। गीता, पाक कला का कुदरती हुनर औरत के कोमल हाथों में है, वह मर्द की सख्त हथेलों में कहा। सांप की घंटी वह अर्दली सुन लेगा। गाड़ी तुम्हें घर से बंगले ले जाएगी और बंगले से घर छोड़ जाएगी, बस तुम्हें तनख्वाह के लिए दफ्तर आना होगा। मेरी आंखों से क्रोध के अंगारे चटकने लगे, पल के उड़ती चरैया के पंखों से कपड़ाने लगे। मन हुआ भिड़कूं। पड़वे, ये मनिंद्र का घर है, यहाँ चरित्र आचरण और संस्कार हैं। मैंने उबलती सांस मारी। तुझसे ईमानदारी और खुददारी का कदीमी लहू था उनकी धमनियों में। औरत की चुप का आदमी अपनी नीयत अर्थ निकाल लेता है। तहसीलदार ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। मीता, अफसर और चपरासी की दूरियां आपकी तक हैं, आओ। पीढ़ी से छिटक कर मैं गेट के पास जा खड़ी हुई। मैंने देखा ढलती उम्र जिन नेत्रों में वात्सल्य होना चाहिए, उनमें वासना की लपटें थी। 22 वर्ष की मैं, उनकी बेटी सी मैं क्रोध के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। आंखों से लुकें उठने लगी थी। मन हुआ चप्पल फेर। नई नई नौकरी, मुनिंदर के कागजों का ड्यूज घूंटते घूंट पीकर रह गई थी। मैं भीतर भाग, डबल बेड पर गिर पड़ी थी। तकिया में मुंह ओस लिया और आठ आठ आंसू रोती रही। दीवार पर टंगा मुनिंदर का फोटो देख सुबकती बिसुरती रही। मीता, बेटी मीता, मीता। बाहर से आती माँ जी की आवाजें मेरे कानों में आई। मैंने उठकर वाशेशन से आंसू धोए, तौलिए से मुंह पहुंचकर बाहर निकली। 2 कंगन टेबल पर रखे थे। मैंने कंगन उठाए और पर्दे से ढक लिए। माँ जी देख लें। बच्चे के दस्त की पीली सी 2-3 धार तहसीलदार की भूषण कुंडली की उनकी पैंट के पांचे तक पहुंच गई थी। अनुभव पर गए तहसीलदार ने यह सोचकर कि बच्चे को दुलारना माँ को लारना है, दस्त पीड़ित बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर लग आया। मैं पहुंची। माँ जी गीले कपड़े से उनकी पैंट भूषण पहुंचती शर्मिंदा हो जाती थी। मैंने माँ जी की आंखें बचाई और दोनों कंगन चपरासी की जेब में पटक दिए, हे के साथ। तहसीलदार ने ओए की ओर संकेत कर गेट की ओर बढ़ते हुए रुखई अंदाज में माँ जी से कहा, रहने दो बुढ़िया, बच्चा है, समझ थोड़े नहीं इसमें। मेरा हाथ अपने हाथ में लें माँ जी जमीन पर बैठ गई, मानो चक्कर आ गए हों उन्हें। मेरी गलभैयां लेकर उनकी सुबकियां और आंसू एक सार हो गए। दिल थामती हुए कहने लगी, बेटी वक्त बहुरूपिया है। ये नायब तहसीलदार था, आते ही मेरे चरण लेता। आज चौक में तनकर खड़ा हो गया जैसे मैं नमस्कार करूंगी। ये बबूरा तो मनिंदर के सैंडल भी साफ कर देता था, आज उसमें गेंडे सी अकड़ थी। उनकी गलभैया हटाते आंसू भरी आंखों मैंने उनसे पूछा, माँ जी आपने नमस्कार किया उनको? ना। उनकी झुंझल भरी झुर्रियों में आंसू भरे थे, होठों पर सुर्खियां थी। नहीं माँ जी, करना चाहिए था। क्यों? मैंने उन्हें आदर से समझाया। माँ जी, उस वक्त आप तहसीलदार की माँ थी, आज चपरासन की सास हैं, और हम सास बहुत देर तक फपक फपक कर रोती रही। हमारे रोते बबलू रोने लगा, उसे छाती से चिपकाकर भीतर चली गई थी मैं। रात, सुबह की स्कूल जैसी बात, रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बदन का जोर जोर धड़कता था। करवट बदलते में ईश्वर चिंताओं से घिरी सोच रही थी। जब औरत संपन्न होती है, सुंदरता रानी कहा, विपन्नता के दिनों में औरत की वही सुंदरता कयामत का साया बन जाती है। मेरी सुंदर काया ही आज मेरे उत्पीड़न का हेतु थी। टोपी सेंकना एक बहाना है, हकीकत उनकी चाह है। उनके बगले में एक्वेरियम की मछली सी रहूं, रहे मेरी ड्यूटी। बाहर कड़कती बिजली ने रात की साय साय अंधेरी की सरसराहट को तोड़ दिया। कड़कती बिजली की चौंध कांच जुड़ी खिड़की से भीतर आई। मैंने देखा माँ जी माथा पकड़े बैठी थी। माँ जी की आंखों में कल की रात, आज की रात भी जुड़ गई। हाँ, आराम आने पर बबलू सो रहा था। हम तीनों डबल बेड पर सोते ही, मैं बाई बगल, माँ जी दाई बगल, बबलू हम दोनों के बीच में। मैं उठ बैठी थी। बिजली की चौंध फिर भीतर आई। माँ जी ने मेरी ओर देखकर पूछा, मीता सोई नहीं बेटी तू? और हम दोनों फिर अपनी अपनी करवट लेट गई थी। सुबह जब मैं उठी, मेरी आंखों में नींद तड़प रही थी और पूरे शरीर में टूटन थी। रात बादल मूसलाधार वर्षा था, बौछारें अब भी पड़ रही थी। रात भर पड़े पानी की मार से लान में खड़े पौधे सिर झुकाए थे।
चिड़िया चहा रही थी, मोर पीहू पीहू कर रहे थे, बादलों की घुमट सुनाई देती थी। दिनचर्या का वही सीवन। मैं अपना लंच बॉक्स लेकर दफ्तर जाने वाली बस में बैठ गई थी। बस पानी और गंदगी भरे गड्ढों में धंसती दचकती कीचड़ छींकती जा रही थी। जो दफ्तर नजदीक आ रहा था, तहसीलदार और ओए मेरे जहन में जिन से बड़े होते जा रहे थे। कोई अपने अदद दुखों के साथ जीना चाहे, दुनिया उसे जीने कहाँ देती। मैं बस से उतरी। एक मोटरसाइकिल मेरे आड़े आ खड़ी हुई थी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, बयासा लखनवी कुर्ता पाजामा और पाँव में जोधपुर जूतियां पहने, मुंह में पान दबाए दफ्तर का वही घुसट चपरासी था जिसकी अभद्रता मुझे लक्ष्य की थी। उन्मादी ऊँट सी आंखें बनाकर उसने मेरी ओर टकटकाया। नीता बैठो ना। मैं मुड़कर आगे बढ़ी। मोटरसाइकिल फिर मेरे सामने आ गई। नीता, सड़क पर पानी खड़ा है, बादल तना है, बिजली कड़क रही है, मैं भी कार्यालय जा रहा हूँ। लोग सुबह सुबह चाय नाश्ता करते हैं। उसके मुंह से दारू का भभूका बाहर निकला। 3 साल पहले ये हमारे घर पर अदबी था। दारू छू नहीं गई थी। गऊ का जाया सा था। नकेल टूटी, आंकल यानी सांड हुआ। मेरे भीतर भैंसा अखवाया। पान की गिलोरी मुंह में फेरता वह फिर मुझसे मुखातिब हुआ। अपने तहसीलदार कितने नेक इंसान हैं। चपरासी तक के घर चले जाते हैं सुझ लेने। मुझे काटो तो खून। कलेजा मेंढक के टेटुआ की तरह उठ बैठ रहा था। तिकड़ी की सियासी मुझे बेद गई। वो फिर कहने लगा, गीता, पैसा खो गए उनके पास। मेरे अबोले होठ हिले। खलियान की रास की तरह धन जो बढ़ता है ना तहसील में। मैंने आंखें तरेरी और बाघिन की तरह गुस्से से धोरी हुई आगे बढ़ती बोली, आदमी हो आदमी रहो। कोई भूखे कोए की तरह दीदे घुमाता पीछे हट गया। मैं दफ्तर पहुंची। सक्की सुई आदमी को पुष्टि तक सालती रहती है। मैं तहसीलदार के चैम्बर के सामने से निकली। वही चपरासी नेता उनके सामने कुर्सी पर बैठा था। वे दोनों एक ही सिगरेट सुटा रहे थे बारी बारी। हाजिरी करके मैं अपनी बेंच पर आ बैठी थी, भय भरी। जब दो धुर्त मिलते हैं, अनिष्ट दुहाता है। चपरासी नेता खांसकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह ये कहते ठसक से बाहर निकला, साहब चपरासी है, चपरासी की नौकरी करनी पड़ेगी। आप आज ही आदेश निकाल दें, मैं सब देख लूंगा। जिद्दन घोड़ी है। कंगन नहीं, लगाम कसे काबू आएगी। सुबह से ही साहब के तेवर जून के सूरज की तरह चढ़े थे। जो भी अंदर जाता डांट पड़ती उसे। दोपहर होते होते सारे दफ्तर में बात हो गई थी कि साहब की नाराजगी का राज मैं। जंगल से गुजरते कांटा कांटा दामन खींचता है। दफ्तर में आज एक एक कर्मचारी को कोसती निगाहें मेरी बदन में कड़ी थी। मेरी खुददारी ने समूचे दफ्तर में हलाल घोल दिया था जैसे। चांदी चढ़ा गिल्ड ताप आते अपना रंग दिखा देता है। दफ्तर के सहानुभूति सहयोग और स्नेह द्वेष दूर और दूरी में बदल रहे थे। मैं माथा पकड़े बेंच पर बैठी। 12 बजने को आए। साहब की घंटी एक बार भी नहीं बजी। आज मेरे नेत्र गैलरी से होते बाहर 4 दीवारी तक चले गए। 4 दीवारी के पास झाड़ उगी थी। उसमें फंसी एक चिड़िया निकलने के लिए पंख फड़फड़ा रही थी। मेरे भीतर दया उमड़ी। चिड़िया की पीड़ा देखकर मैं तड़प उठी। आंखें पहुंचकर दौड़ी दौड़ी हुक्मचंद बाबूजी के पास गई। उनका चेहरा देखते ही मुझे लगा साहब के कोप की तपिश उन तक भी है। मैंने उन्हें कमरे से बाहर बरामदे में बुलाया और अंगुली का संकेत कर उनसे कहा, झाड़ फंसी चिड़िया पंख फड़फड़ा रही है, मर जाए, निकाल आओ न उसे। हुक्मचंद बाबू का शरीर भरा हुआ था। भरी पूरी आंखें थी मुनिंदर सी। चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी मूछें थी। बचपन में गलत हाथों नस में इंजेक्शन लग जाने के कारण उनका दायां पैर आधा जीव रह गया था। वे विकलांग कोटे से थे। बाबूजी एडी उठाते रखते उचकते उचक तक झाड़ तक गए। उन्होंने झाड़ के 2 सिरों को तोड़ाकर चिड़िया आजाद कर दी थी। चिड़िया को झाड़ से निकालकर मन में पुण्य का भाव लिए हुए फिर अपनी कुर्सी पर आ बैठे थे। मैं उनके पास आ खड़ी हुई थी, ये जानने के लिए कि झाड़ फंसी चिड़िया को खून घाव तो नहीं थे। सारा दफ्तर साहब का को भाजन है, काली भेड़ मैं हूँ। उन्होंने एक रिस्क उठाकर सामने पड़ी कुर्सी की ओर संकेत करते हुए मुझसे कहा, बैठो मीता। कुर्सी पर बैठते ही मैंने अपनी जिज्ञासा का समन किया। बाबूजी, झाड़ कैसे फंसी चिड़िया? उनकी आंखों में करुणा उतर आई थी। धीरे से बताया, फंसती ही
एक टांग पहले ही नहीं थी बेचारी, दूसरी किसी बहेलिया में आहत कर दी। पंख चाहे हो, बिना पंजे पंछी उड़ नहीं पाता है। मैं अपने अंतस में उतरती चली गई थी, कल में खो गई। सहज हुई देखा, चाय वाला 2 गिलास टेबल पर रख रहा था। 4 बजे थे, मैं बाहर बेंच पर बैठी थी। चपरासी नेता आया, उसके रोम रोम खुशी उतरी थी, ऑटो पर पुलक बनी थी। मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाकर पियोन बुक में उसने मेरे हस्ताक्षर ले लिए थे। चपरासी नेता की आदेश निकलवा देने की खुन्नस से मैं बेहद घबराई हुई थी। लिफाफे से कागज निकालते मेरा सर्वांग कांप गया। जी उठ खड़ा हुआ, कलेजा उछलकर मुंह को आया। आदेश। गर्म तवे पर पानी की बूंदें झनझनाती, कागज पर लिखे शब्द मेरी खुलती नजरों के काबू नहीं आ रहे थे। 4 लाइनें पढ़ते घड़ी बीत गई, सांसें रुक गई, देह दूर आ गई। धरती के भीतर के तपन को धरती ही जानती। अप्रत्याशित प्रत्यक्ष था, पूर्वाग्रह से प्रोक्त इस उत्पीड़न के प्रतिकार के लिए मैं बाबू हुक्मचंद के सामने जाकर खड़ी हो गई। जाड़ फंसी उस चिरैया सी में उनकी ओर आहत, निरी और भयभीत और राहत की नजरों से देखती रही। उन्होंने लिफाफा से कागज निकाला तक नहीं, हाथ में लिए लिए ही मेरी ओर दयादन आंखों से देखा। गीता, मैंने ही टाइप किया है इसे। अब मेरी सांसें लोहार की धोखनी से भी ज्यादा उफरने लगी थी। शरीर पीपल के पत्ते की तरह हिल रहा था। अब क्या? एक दिलेर बाप अपने युवा बेटे को सेना में भेजते उसकी हौसला अफजाई करता है। एक स्वाभिमानी और अनुभवी अभिभावक की भांति उन्होंने खुद को सहेजते हुए बड़ी आत्मीयता से मुझसे कहा, मीता सोचती हो अबला हूं? नहीं, तहसील है, चपरासी का काम है, यहाँ औरत मर्द क्यों ढूंढती हो? कल्पना चावला अंतरिक्ष में जा सकती है, संतोष यादव 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ सकती है, तुम ये काम क्यों नहीं कर सकती? उनकी आंखों में नमी और जज्बात थे। संयम और साहस से मेरी नस नस में एक अजीबोगरीब सनसनी दौड़ गई थी। कुदरत का कहर, तरासत आदेश। अकुलाए मन कागज हाथ में थामे मैं फिर बेंच पर आ बैठी थी। स्कूल के दिनों का वह वाकया मेरे मस्तिष्क में रहट की तरह घूमने लगा था। मैं 9वीं में पढ़ती थी। एक नाटक बाल सभा में खेला गया था। नाटक में कचहरी होती है, जज न्याय की कुर्सी पर बैठे होते हैं। अपने रोल में मुझे सुनवाई पर आए वादी पर परिवादी की आवाज लगानी पड़ती है। गला खंकार कर मैंने उस दिन ऊंची टेर चौकीदार की तरह रुक्का मारा था। हरपाल वल्द रामपाल हाजिर हो। लंबी खिंचती गई मेरी आवाज के साथ ही दर्शकों की तालियों से स्कूल गूंज उठा था। अपने रोल से मैं खुद शर्मसार थी। जब तक मैं स्कूल में रही, अपनी उस भूमिका की पर्याय बनी रही। मैं पढ़ती जरूर, अंग्रेजी और गणित की मार 3 साल में भी मैट्रिक नहीं कर पाई मैं। चरित्र जीना अभिनय होता है, जीवन जीना जिंदगी की लय है। उस करेक्टर से मुझे रोज साक्षात होना था। सनसनाती इस आदेश के बारे में मैंने माँ जी को कतई नहीं बताया। दिल की मरीज है माँ जी, सांस उठ खड़ी हुई, लेने के देने पड़ जाएंगे। वक्त जिंदगी की नैया खेता है, कभी झूले, कभी हिचकोले, कभी तूफान, कभी बयार। दूसरे दिन मैं सलवार सूट में दफ्तर पहुंची। दरबान का सामान लिए स्टोर कीपर मेरी ही राह देख रहा था। जैसे मैं जिस देरी पर खड़ी थी, चपरासी नेता उसी देरी पर खड़ा होकर सुनवाई के लिए आवाज लगाया करता था। उस दिन मैं दफ्तर में बैठी थी, मनिंद्र कोर्ट ले रहे थे। चपरासी नेता की गधे जैसी रैंक से मुझे हंसी आ गई थी। आज जो है अहम और विजय भाव से 2-3 बार मेरे सामने से अकड़े मकड़े सा निकल गया था। देख जलवा। तहसीलदार साहब कोर्ट में आकर बैठ गए थे। मेरी कमर पर चपरास कसा था, हाथ में पेशी पर आए लोगों की लिस्ट थी। अपनी ड्यूटी पर तैनात सिपाही की तरह मैं चौकस हो गई। लोग अचरज भरी निगाह देख रहे थे, महिला और चपरास। गला खींचकर मैंने आवाज दी, तोताराम बंद मोटाराम हाजिर हो। भीड़ बैठी थी। एक बूढ़ा जमीन पर हाथ रखकर उठा, 60 की उम्र, झुकी कमर, हाड़ हाड़ काया, सूखी झील में पड़े गड्ढों जैसे। उसके हटेल चेहरे में दीप्तिपाती 2 आंखें, एक हाथ में मैला सा थैला और दूसरे हाथ में लाठी लिए वह चौपाए सा झुका कटघरे की ओर बढ़ता आया। पुरानी तहसील, पुरानी कचहरी, लकड़ी की पुरानी किवाड़ चौखट। बूढ़े ने चौखट से ठोकर खाई। कोई गिरता गिरता संभले, उसके थैले से चांदी के गहने खनक उठे थे। थैला अपने सीने से चिपकाकर वह तहसीलदार की ओर बढ़ गया था।
उसे पहचान कर मैं हक्का बक्का रह गई। ये तो वही वादी था जो उस दिन पेशी पर आया था। मुनिंद्र कोट ले रहे थे और मैं दफ्तर में बैठी थी। महज 4 महीने में वह अपनी उम्र से 10 साल बूढ़ा लग रहा था। बूढ़े की दयनीयता ने उस दिन मुझे विचलित किया। आज मन करुणा से विगलित हुआ जाता था। दया डूबी जिज्ञासा मुझे बेचैन की थी। रात मैंने मुनिंदर से बूढ़े के केस के बारे में पूछा। वे मन मसोस कर कहने लगे थे, दुखियार है बेचारा, बाप केस लड़ते लड़ते मर गया, पूंजी पट्टा था नहीं, जमीन का ये केस उत्तराधिकार में दे, अब मैं निपटा दूंगा इसे। 10-12 केस थे। मन के भय छे केस निपटाते क्षीण हो गए थे। हाँ, मेरी आवाज खरखरी हो गई थी, हंकारे निकलती थी। शाम 5 बजने को थी। मैं ये देखकर हतवाक थी, बूढ़े का वह मैला कुचेला थैला वो एक ही टेबल पर रखा था और गंवई बूढ़े का सहराती तोंदिल वकील उसके सामने कुर्सी पर बैठा सिगरेट का कस खींच रहा था। पूरा सप्ताह निकल गया, नई दुनिया जीती। जब भी मेरे भीतर औरत उपस्ती, बाबूजी की वह बहन ड्यूटी में औरत मर्द में ढूंढती, खुद ब खुद दुबक जाती। सोमवार था, एशिया निपट गई। एशिया निपटते ही तहसीलदार कोर्ट से उठकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाया करते थे। आज भी कोर्ट में ही बैठे रहे। उनके माथे पर पसीना त्यों तो आ रहा था। रुमाल से पसीना पहुंच रहे थे, मुंह पर हाथ फेर रहे थे बार बार। जीभ होठों पर सूखा गीला कर जाती जब तक ऊपर लटके अंगूरों की कुछ को लोमड़ी लज्जाई निगाह टुकुर टुकुर निहारा करती। वो एक सांस मुझे देखे जाते थे। उन्होंने आंखें खोल करके मुझसे कहा, मीता जी ठीक नहीं है, एक गिलास पानी पिला। मैं पानी ले आई। मैं पानी का गिलास उनको पकड़ा रही थी। उनका बधैवास हाथ मेरे हाथ को कसता चला। हाय माँ, इतना कड़ा हाथ, मानो हाथ नहीं जमोड़, एकदम काठ कठोर। मैल भरी अपनी आंखें दबाकर मुझसे बोले, मीता तुम्हारे कारण एंगीनियरा की बीमारी हो गई है मुझे। गिलास गिरकर किरच किरच हो गया, पानी टेबल पर बिखर गया। मेरी बेवा कलाई पर सोने की 2 चूड़ियां थी, चूड़ियां बुड़ गई थी। हाथ पर नील गु निशान को पटाए, कलाई मुड़क गई। न्याय की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। छोड़, मैंने जोर से झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी लाई छूट गई, आंखें भर आई, रोम रोम आग उठने लगी थी। चूड़ी के धुआं की तरह इस दरिंदगी की खबर सारे दफ्तर में हो गई थी। सन्नाटा उतर आया था। एक एक कर्मचारी को जैसे सांप सूंघ गया था। 8-8 आंसू रोकती मैं बाबू हुक्मचंद के पास जाकर खड़ी हो गई थी। अकेले बाबू ही थे जो मेरे पांव तले जमीन की तरह थे दफ्तर में। उनकी उबलती आंखों में भी वही था जो मेरी आंखों में था। मैंने उनको साथ लिया और धनपाल तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गई थी। ये प्रथम पुरुष में कहानी पढ़ी। हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जी, मैंने कहा कि हाँ, धन्यवाद कहानी पाठ के लिए। आपको 1 आध अच्छा, मिनट का रेस्ट चाहिए धन्यवाद होगा था हाँ, आपको रेस्ट चाहिए होगा 1 आध मिनट का, या मतलब मैं थोड़ा-सा चपरासीन कहानी पे बोलूँ फिर आप बोलेंगे, या आप अभी बोलने के उसमें हैं, गला नहीं नहीं थका नहीं, है या आप नहीं? आप जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न है आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। जी, तो 1-2 मिनट चपरासन कहानी में एक तो ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी जो आपने सारा कुछ बताया उसमें चपरासन कहानी में, ये तो सबने अपने आप सुना ही कि तहसीलदार की वो पत्नी थी, सुंदर बहुत थी, तो कम पढ़ी-लिखी होने के बावजूद वो उनको पसंद आ गई थी और शादी हो गई और अचानक से 2-4 महीने पहले छोटा-सा बच्चा गोद में है और उनके एक्सीडेंट में पति का देहांत हो चुका है। पर चूँकि पढ़ी-लिखी कम है तो चपरासन की जॉब करने लगी पड़ रही है। तो एक ये कि जो भी तहसीलदार के पहले सबऑर्डिनेट्स रहे होंगे, अब उनकी पूरी की पूरी नज़रें बदल चुकी हैं, तो इसमें जो 2 एंगल हैं, एक सत्ता का जो वरीयता क्रम होता है, जो अपने बड़े मतलब बड़े पद वालों का अपने सबऑर्डिनेट्स पे जो धौंस होती है, एक तो वो इस कहानी में है और एक पुरुष होने के नाते जो एक स्त्री पे जो नज़र होती है। तो पुरुष के साथ जब ये सबऑर्डिनेशन मिल जाए और अगर जो परंपरागत समाज में पति या जिसे रखवाला घर का बोला जाता है, वो ना रहे,
तो वो तीनों मिलके शोषण का कैसा ताना बाना बनाते हैं वो इस कहानी में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो पहले हम लोकेश कुमार गुप्ता जी की टिप्पणी में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर इसी कहानी पे कुछ सवाल इनसे पूछते हुए बात आगे बढ़ेंगे। आपके हाथ में मैडम किताब है, एक लंबी भूमिका इन कहानियों की लिखी गई है। इनकी करीब 300 कहानियां हैं, उनमें से कुछ कहानियां आपके समक्ष हैं, अन्य कहानियां भी बहुत ही गहरी जिजीविषा, स्वावलंबन और अस्मिताओं के भिन्न चित्र उपस्थित करती हैं। नारियां संबंधी कहानियां कमजोर नहीं, बहुत दमदार कहानियां हैं। तो ये इन्होंने आपकी कहानी पे पूरी टिप्पणी की। लोकेश कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, तो 3-3 फोटो एक समय पे इनकी हो सकती है कि हाँ आ रही है। एक हमारी मेरे हाथ में किताब थी, इसमें यहाँ पे इनकी फोटो छपी है, एक साइड रतन कुमार जी की, एक साइड लोकेश जी की, क्योंकि आप ही प्रतिनिधि ने इसका कहानियों का। संपादन किया है, संपादन आप ही जी ने जी इसका जी किया है। भूमिका भी बड़ी अच्छी भूमिका लिखी है और जी आपने को तो ये भूमिका बहुत पसंद आई थी। जी। तो तो इनके उसमें तो प्रश्न नहीं है कोई। तो मैंने ये कहा कि जनरली हम जब भी हमारा जो समाज है वहां पे जो भी सत्ता में ऊपर होता है उसका नीचे वाले के प्रति बिहेव अक्सर ही ठीक नहीं होता, उसमें एक धौंस और धमक होती है। तो वो धौंस, पुरुष सत्ता की धौंस और उसको बिना सहारे के समझने की जो एक स्थिति है, उन तीनों ने मिलकर जो उसकी स्थिति बहुत जटिल बना दी है, उसका ताना बाना इसमें है। तो आप कुछ कहेंगे, जो भी आप कहना चाहें। जी इस मामलों नीता है, जी चपरासन भले है, लेकिन जी उसमें जो जज्बा है और उसका जो चरित्र है वो काबिले तारीफ है। नीता जी तो प्रलोभनों के सामने भी नहीं झुकना चाहती, वे अपने जी चरित्र को सबसे बड़ा मानती है, क्योंकि जब स्त्री के पास चरित्र ही चला गया तो फिर समाज में उसकी वो आबरू भी नहीं रहती। और पुरुष जी हमेशा स्त्री के चरित्र की ओर ही देखता है, जैसे धनपाल तहसीलदार की नजर उन पर है। नीता बाबू हुकमचंद जो स्वयं एक विकलांग है, नीता एक विधवा है, यहाँ दो विमर्श एक साथ आ जाते हैं यहाँ आकर के। जी हुकमचंद बाबू जी की भी वही पीड़ा है, क्योंकि वो शरीर से विकलांग है और नीता जो है विधवा होने के नाते सामाजिक दृष्टि से इस तरह से कमजोर है। तो इन दोनों का जो सहयोग है वो इस कहानी को एक मुकाम तक ले जाता है। यानी तहसीलदार जो है भद्रता करता है, उसकी अभद्रता का जो अंजाम क्या होगा, इसके लिए वो एफआईआर दर्ज कराने तक भी नहीं छूटते। एफआईआर दर्ज होने के बाद तो फिर कानून अपना काम करेगा। तो ये जो दोनों का साहस है, ये यहाँ इस कहानी में देखने के लिए देखा जा सकता है। यानी ये कहानी नारी के साहस की कहानी है, उसकी हिम्मत की कहानी है और नारी के जज्बात की कहानी। जी अगर मैं नीता के हाँ चरित्र को यहाँ तनिक भी गिरा देता तो ये कहानी वहीं मर जाती। बिल्कुल सही। क्यों? जी हाँ, क्योंकि चरित्र नीता का चरित्र जैसे ही गिरता तो कहानी तो मर ही जाती, लेकिन इसका संदेश ही बहुत गलत जाता। अब की महिलाएं ऐसी हैं, समझौता कर लेती हैं, ऑफिस में जाकर नहीं, नीता बिल्कुल समझौता नहीं करती, बिल्कुल भी किसी झुकती नहीं, डरती नहीं और अपना जीवन जीती, नौकरी करती है। चपरास कमर से बांधकर आवाज लगाना महिला के लिए, लेकिन वो लगाती है बिल्कुल। अब आदमी और औरत में क्या अंतर है जब चपरासी की नौकरी करनी है तो। और उस जिंदगी को जी रही थी, लेकिन वो जिंदगी भी इन दरिंदों, जो दरिंदे लोग हैं, उनसे नहीं देखी गई और बराबर उस पर दबाव बना रहा कि किस प्रकार से वह सहमति की ओर आए। लेकिन नीता के कदम बिल्कुल नहीं फेंकते हैं और साहस के साथ खड़ी रहती है। जी और बताइए। जी, एक चीज की तरफ मैं यहाँ पे सबका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जो मीता जो नौकरी कर रही है तो उसको किसी काम से गुरेज नहीं है, वो सारा काम करने के लिए तैयार है। वो स्वाभिमान से एक तहसीलदारन होने के तुरंत बाद एक संघर्ष भरी जिंदगी, वंचित जिंदगी
उसमें वो उस तरीके का काम करना, उसके लिए वो पूरा मानसिक रूप से दृढ़ है। और उसके घर में उसका बॉस पहुंच गया है, उसके साथ ढिठाई कर रहा है, उसके बावजूद एक जो कमजोर लड़की होती चरित्रवान, वो मुंह बिसूरती रह सकती थी, लेकिन अगले दिन वो फिर उतनी ही आत्मविश्वास के साथ ऑफिस पहुंचती है। लेकिन पूरे ऑफिस में आंखों ही आंखों में किसी ने भी, जो उसकी कहानी की बहुत बड़ी ब्यूटी है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की हमारी बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके मैनरिज्म को ये कहानी बहुत बारीकी से जो पकड़ती है, जो सवाल इसने डायरेक्ट उठाए हैं वो इतने अच्छे से इस कहानी में गुथे गए हैं कि वो श्रोताओं को बिना कहे ही मतलब कहानी सुन के ही संप्रेषित हो गए होंगे। लेकिन जो इसमें उसके अलावा है कि किसी ने उसके साथ कोई अभद्रता इन घटनाओं के अलावा नहीं की, लेकिन उसके लिए ऑफिस में काम करना असंभव हो गया। कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा है, कोई उसके साथ बैठ नहीं रहा है। एक हुकुमचंद, जिनके बारे में उन्होंने जिक्र किया, जो पैर से लाचार है, जो दिव्यांग है, वो उसके बारे में है कि उसने सिर्फ अपने बगल की कुर्सी में बैठने दिया तो वहां पे लाइन आई है कि उसे रहा नहीं गया देखते हुए कि वो उसकी दिल पसीज गया, तो है कि उसने उसे कुर्सी देने का रिस्क लिया, रिस्क। तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो वर्क स्फीयर है वो पैट्रियार्की, और जो पद है, पद की जो धौंस है और उसकी जो सर्वानुमति है कि एक आंख में तुम्हारे लिए कोई दिक्कत आती है, वो पूरे ऑफिस में आंखों आंखों में कन्वे हो जाती है और सब आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। जिधर बॉस की आंखें मुड़ती हैं, जिधर जो भी सत्ता में सबसे ज्यादा है, तो वर्क कल्चर में तो हम लोग के साथ होता ही है। इवन हम जब व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे साथ ऐसा होता है कि जो पावर में बड़े लोग हैं, प्रोफेसर या और बड़े पद के, उन लोगों ने अगर किसी कमेंट पे नई टिप्पणी की है तो पीछे से सारी टिप्पणी आनी बंद हो जाती हैं। तो ये जो सूक्ष्म तरीके की एक धौंस है, ये इस कहानी में गुथी हुई है, जो मुझे इसकी बहुत ब्यूटी लगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ऑफिस में, आजकल हर ऑफिस में स्त्रियां तो होती ही हैं और आपने एक लंबा नौकरी का अनुभव जिया है, तो मैं थोड़ा सा इस बाबत भी आपसे जानना चाहूंगी कि आपके अनुभव में भी आपको कभी ये फील हुआ कि स्त्रियों को काम करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है पुरुषों के मुकाबले? काम करने की नहीं, उस पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि हर स्त्री सक्षम होती है, इस बात की कि जो माहौल उसे मिलता है। जी। मैं उपनिदेशक प्रशासन से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन जी जो मैंने महिलाओं को काम करने के दिया, जो भी काम मैंने उनको दिया, बड़ी निष्ठा से किया। मैं खुशी की बात, बड़ी निष्ठा से उन्होंने काम किया। और जब भी मान लो मैंने उनको पाबंद किया है कि भाई ये काम जो है 2 दिन में करना है, 1 दिन में करना है, उससे पहले ही काम दे दिया, तो मैं ये, और जबकि पुरुष इससे कई विपरीत भी रहे, काम देने के बावजूद भी, काम के लिए पाबंद करने के बावजूद भी वो टाल मटोल करते रहे, और कई बार तो उनको नोटिस भी देना पड़ा। तो मुझे लगा कि महिलाएं कहीं पुरुषों से अच्छा काम करती हैं और निष्ठा से काम करती हैं, और उनमें जज्बा है, जिजीविषा है, जीवट है, और उसको वे छोड़ना नहीं चाहती। बात उनके चरित्र की है, बिल्कुल चरित्रवान रहना चाहती हैं कि पुरुष की नीयत कैसी भी हो, महिलाओं की नीयत खराब नहीं होती। ये मैंने खुद अपने आप से देखा है। महिलाएं निष्ठावान है अपने चरित्र के प्रति। तो एक सवाल और इस, जी जी, जैसे मीता का चरित्र है, मीता कहीं भी विचलित नहीं होती, उसके कदम कहीं भी नहीं बैठते। चपरासी है होगा, हेड ऑफ ऑफिस है होगा, लेकिन उसका अपना जो ईमान है, अपना धर्म है, वो अपनी जगह है। चपरासन है कोई बात नहीं, नौकरी है, वो तहसीलदार की नौकरी है, वहाँ यहाँ चपरासी की नौकरी है, दोनों दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं, और नौकरी करने वालों को अपने पद के अनुरूप ही रहना चाहिए। सीमाएं लांघना उसी तरह से हानिकारक हो जाता है जिस प्रकार से धनपाल तहसीलदार के लिए हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ? तो यहाँ पे हमने एक जगह पे, हाँ जी, इस कहानी पे बस 1-2 बातें और करते हुए फिर मैं और कहानियों से भी जोड़ूंगी। मैं ये पूछ रही थी कि यहाँ पे हमने देखा कि जो पद का पूरा अनुक्रम है, जब चूंकि सबको मिलके मीता पे चारा डालना है, तो बॉस के लिए डालना है वैसे, लेकिन बॉस को खुश करने की जो एक संस्कृति होती है, उसका भी लाभ लेते हुए सब एक हो गए हैं। यहाँ पे पद टूट गए हैं,
जो एक वर्टिकल हायरार्की होती है वो वहां पे टूट गई है, क्योंकि चपरासी जो है तहसीलदार के आमने सामने आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि वो उसको मीता को पटाने में मदद देगा। कहता भी है कि ये कंगन से पटने वाली नहीं है, तो इसके लिए तो और दांव खेलना पड़ेगा, और यही दांव में वो उससे चपरास का काम कराया जाता है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि के लिए माने कि मीता उस दफ्तर में हायर पोस्ट पे होती, तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए काम करना कठिन नहीं होता? नहीं नहीं, अगर हायर पोस्ट जो पे भी मांगो जाती वो तहसीलदार के। नहीं, नहीं, जो भी हो, जो जी स्त्री, मैंने बताया पहले भी, जो स्त्री अपने जी ईमान पर है उसके लिए कहीं भी काम करने में दिक्कत नहीं है, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट फर्म में हो, किसी कंपनी में नौकरी कर रही हो, या कहीं और कहीं मजदूरी भी कर रही हो। बात उसके ईमान की है, उसके धर्म की है, और स्त्री अपने ईमान और धर्म को छोड़ना नहीं चाहती। पुरुष की नीयत चाहे कितनी भी खराब होती रहे। मैंने जो आकलन किया है इसका। जी, हाँ बताएं। मुझे तो हाँ, इस कहानी और में यही नजर आया कि हाँ 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 हाँ, बताइए जी, बताइए। आप बात पूरी कीजिए। मैं ये हाँ कह रही नहीं, हूँ, मैं तो मुझे ये कह रहा जिस था कि जिस हमें जो अन्य जो, ईमान में टिकी हाँ रहेगी उसी को तो दिक्कत आती है, क्योंकि अब जैसे वो हाँ तहसीलदार भी होती तो भी पूरा ऑफिस ये तो कर ही सकता है ना कि हम इससे ठीक से बात नहीं करेंगे, सारा ऑफिस मिलके, वो तो वो कर ही रहे हैं अभी भी, हाँ, तब भी कर सकते थे, बिल्कुल, क्योंकि इसका तो कोई सरकारी आदेश नहीं हो सकता कि किसी के साथ बात करो या कहाँ देखो हाँ या किसके साथ चाय पियो। तो आजकल इसी तरह की सूक्ष्म हिंसाएं तो हो रही हैं, रात दिन फेस करते हैं हम लोग सार्वजनिक स्थलों में ऐसी। जी, नहीं, वो तो मुझे लगा वो तहसीलदार, बहुत अच्छे से। हम्म हम्म जैसे तहसीलदार है ना, तो मतलब हर ऑफिस का अपना एक डेकोरम भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है। जी तो सारे कर्मचारी उस अनुशासन में भी जीना चाहते हैं, और तहसीलदार जो है उस जी सारी बातों को भूल करके कहीं और कहीं केंद्रित हो जाता है। इसलिए उस दफ्तर की जो हालत है वो दिनों दिन बिगड़ती गई जी है। जी दफ्तर भ्रष्टाचार का केंद्र सा बन गया है। जी कर्मचारी स्वच्छंद से हो गए हैं, निरंकुश हो जी गए हैं। चपरासी तक एक ही सिगरेट पी रहा है, तो फिर दफ्तर कहाँ रह गया? तो इनकी सीमाएं होनी चाहिए। तहसीलदार नायब तहसीलदार था, इसलिए उसका तहसीलदार बनने के बाद भी वही बात रही जो नहीं होनी चाहिए थी यहाँ कहानी। हम्म वो कहीं तो मैं कुछ तो बातें मैं इस करना चाह रहा कहानी। था। जी, आप बोलिए, बिल्कुल अब वो बिल्कुल जो बोलिए कि आप। अभी, हाँ, कि मैं कुछ बातें और करना चाह रहा था। जैसे मान जी लो जी कि हाँ हाँ नीता के बारे में एक बात करना चाह रहा था कि जी नीता जो है, जो मैं कहा करता हूँ अक्सर हम्म कि हम्म कहानी का पात्र चाहे जाति से या फिर पैसे से या फिर लिंग से कितना भी हम्म गरीब हो, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पीपल के बीज हम्म जैसी होनी चाहिए। पीपल का हम्म एक छोटा सा बीज हम्म पत्थर को फाड़ करके भी उग जाता है और अपना आकार लेता है। जी यानी नीता जो है उसका चरित्र कहीं भी ध्यान विशेष नहीं होता है। वो अपने महिला का जो गरिमा है उसको बराबर बनाए रखती है, कभी मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये कहानी पुरस्कृत भी हुई और जी काफी बातें भी हुई। अगले पुरुष जो है, प्रथम पुरुष, मतलब जो है ना, पुरुष प्रथम पुरुष में भी महिलाओं के लिए ऐसी कहानी लिख सकता है क्या? हाँ, ये इसकी एक बहुत बड़ी सुंदरता है कि प्रथम पुरुष में आपने उस ऐसी स्त्री की वेदना समझी है जो इस समय पूरे तीन तीन आयाम से एकदम शोषित स्थिति में है। जी दो विमर्श तो इसमें आते ही आते हैं। महिला विमर्श जी आता है, विकलांग विमर्श जी आता है, निःशक्त विमर्श आता है इसमें। जी और दोनों जब एक हो जाते हैं तो तहसीलदार तक घबरा जाता है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए चले जाते हैं। तो जी मतलब एक और एक 11 भी हो जाते हैं, जैसे इस कहानी में जी होता है। बिल्कुल। जी, तो मैं इस हाँ कहानी बताएं। से के हाँ, इस कहानी से सिर्फ एक सूत लूंगी और उसके बाद मैं किसी और कहानी में जाना चाहूंगी। उससे पहले मैं एक शब्द का अर्थ आपसे पूछ लूं, सर, सवाखें क्या होता है, जो ये कहानी का नाम है आपका? हाँ सवाखें। हाँ, समाख्य हम्म कहानी है ना, वो हैं, होते हैं जिनको भी आम आदमी से ज्यादा सवाया दिखाई देता है। एक ये ओ, व्यंग्यात्मक सवा भी है। आंखें वाले। ओ अच्छा, समाख्य सवा आंखों वाले, मतलब बहुत वो बढ़िया जो लोग शीर्षक। हैं जो सामान्य से हाँ, कहीं ज्यादा देखते हैं। कितने बड़ा वो इसमें सवा व्यंग्य आंखें। है ये।
वो समाज बहुत है। बढ़िया। तो इन्होंने सर ने शब्द बना दिया सवा आंख। तो अब ये हाँ नेत्रहीनों की कहानी है और ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो पद में आंखों से नेत्र की रोशनी हर तरह से इनसे बहुत ऊंचे हैं सर, वो हायरकी के क्रम में, वर्चस्वता में, लेकिन जो उनकी मानवता है वो जो वीमा में और जो इसका चरित्र है उसमें जो दिख रही है जमन वर्मा, उसमें ज्यादा है। तो ये उनको सवा आंखें कह रहे हैं। अभी मैं एक सूत पहले उठा लूं इस चपरासन कहानी से कि आपकी कहानियों में अक्सर ये बहुत अच्छे से आता है कि आप जहां पे भी कोई सत्ता इकट्ठी होके प्रहार कर रही हो, जैसे कि समाखे कहानी में जहां भी वो अपनी व्यथा लेके जाता है तो उसको अंदर से ब्राह्मण ही मिलता है जो बाहर प्रगतिशील बात कह रहा है। तो आता भी है कि ये जो मार्क्सवादी हो गए तो इन्होंने अपनी चाम के नीचे रख लिया जनेऊ, मतलब अंदर से तो सामंती ही है। तो इस तरीके से फिर वहां पे आ जाता है कि उनकी देह दो थी लेकिन मन एक थे, तो पता चल गया सारी ब्राह्मण सत्ता। ठीक इसी ढंग से चपड़ासन कहानी में सारे पुरुष सत्ता एक हो जाती मैडम है, यानी कि मैडम मैं एक बात आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे जी ब्राह्मण की बात आई ना, दो बातें हैं जी कि जी एक तो होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स जी कास्ट, एक होता जी है ब्राह्मणवाद, इसका मतलब टेंडेंसी। हमें हमें वादी की बात कर रही हूँ जी। हाँ, जी तो हम जो है मतलब केवल ब्राह्मण की बात न करके, ब्राह्मण तो एक जाति है, हमें ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियों की बात करनी है। क्यों? कि जी वो वो हम प्रवृत्तियां होती है जिससे सभी दुखी हैं। ब्राह्मण की कास्ट जी है, उसकी कोई बात नहीं है, ब्राह्मणवाद से हमें जी लड़ना है। जी और मैं डॉक्टर आपको अम्बेडकर भी हमेशा यही कहते रहे कि ब्राह्मणवाद से लड़ो, ब्राह्मणों से नहीं। तो हमें हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। वो ब्राह्मणवाद जी एक मैं बिल्कुल छोटी, दोनों छोटी जातियों में भी हो सकता है। जी उस मैं ब्राह्मणवाद से समझ हमें गई लड़ने के आपके, लिए। वो तो आपकी कहानियों में बिल्कुल स्वर पर एकदम स्पष्ट है जो आप बोलना चाह रहे हो। और जहां तक मेरी बात है, मैं ब्राह्मण से ब्राह्मणवादियों को कहती हूँ, क्योंकि अगर हम जातिवादी हैं ही नहीं तो फिर कोई ब्राह्मण और दलित और राजपूत है ही नहीं, तो फिर बोलेंगे ही क्यों। हम ब्राह्मणवादियों की ही बात कर रहे हैं, अदरवाइज हमें जिस मतलब ही क्या। ठीक है, खैर। तो वो था वहां हम्म, पे जातिवाद कहते हैं, बात ही छोड़ देते हैं ब्राह्मण शब्द की, लेकिन हम वादी की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर तो हम वादी ना हो तो हमें पता ही नहीं रहता। हाँ, बात ये भी है ना। तो मेंशन तो इसी बात को लेके कि शोषण, जो वादी है जो जाति के नाम पे शोषण कर रहा है, उन्हीं की बात है सिर्फ ना, बाकियों की थोड़ी है वहां पे। तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे पुरुष होने के नाते सारा ऑफिस अंदर ही अंदर उसके तार मिल गए, वो सत्ता बिल्कुल वो एक साथ हो गए। ये जो शोषक शक्तियों का एक साथ होना, उनकी पहचान इनकी हर कहानियों में है। पूरी कहानियां बहुत स्वाभाविक गति से आगे बढ़ती हैं, पात्र ताकत बटोरता जाता है। अक्सर इनकी कहानियों का अंत वहां पे होता है जब जो शोषित पात्र, उसका अकेलापन, कोई ना कोई एक और सिरा आके जुड़ जाता है, वहां वो दो देह नहीं रह जाए, मतलब दो देह और एक तार हो जाता है। जैसे यहाँ पे मीता और हुकुमचंद का हुआ, तो यानी कि यहाँ पे उनके तार जुड़ गए, वहां से उन्होंने हिम्मत बटोरी। और वो हिम्मत अक्सर वो बटोरते हैं कानून और संविधान की को तक पहुंच बनाने की। फिर जो लोकतंत्र की पूरी ताकत है, उसको ये नई उभरती हुई ताकत अपने पक्ष में करने की शक्ति बटोरते हैं और उस शक्ति के माध्यम से अपनी संघर्ष करते हैं। यही चीज समाखे में भी है। समाखे के बारे में थोड़ी सी बात हम रतन कुमार सांभरिया जी से अपने आप सुनेंगे, बट मेरा ये जो दो देह वाला चीज था, यहाँ पे भी आप ये देखेंगे कि लंबी कहानी है, बहुत लंबा संघर्ष है। बात सिर्फ इतनी है कि एक जमन वर्मा जिसने एक लड़की की अपनी जान पे खेल के जान बचाई, उसको पनाह दी, एक ही कमरे में सोते हुए भी उसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखा, पर जब उस लड़की ने ही शादी की पेशकश की तो कोर्ट में जाके शादी की है। लेकिन सारा मामला ये आ गया कि वो जमन वर्मा है और लड़की जो है भीमा शर्मा है, तो वो अपहरण कर ली गई है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो इसके चक्कर में इसकी नौकरी छिन जाती है, इसका घर छिन जाता है, इसका सब कुछ छिन जाता है। बट अंत में ये होता है कि जो एक पूरा दिव्यांगों का जो समूह है, पहले पूरे रिक्शा वाला उसके साथ है, पूरा दिन भर रिक्शा उसको लेके घुमा रहा है और 10 रुपए हुए,
क्योंकि ताकि इसके आत्मसम्मान पे भी चोट ना पहुंचे। तो ये जो शोषितों का एक साथ आना, एक दूसरे को ताकत देना और उस ताकत से फिर संविधान की मशीनरी को अपनी तरफ करना, ये इन कहानियों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगी कि आप समाख्या की वीमा और जमन वर्मा के बारे में कुछ कहें, रतन जी। जी। जमन वर्मा और वीमा दोनों जी। नेत्रहीन है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देता है। जी। लेकिन जो आंखों वाले हैं उनमें जात भी है, भेदभाव भी है, छुआछूत भी है, लेकिन जो नेत्रहीन है उनमें इस तरह की कुप्रवृत्तियां नहीं है। जमन वर्मा को जब भीमा जी गड्ढे में मिलती है और एक दरिंदा उसके साथ दरिंदगी कर रहा होता है और वो आवाज पर पत्थर फेंक करके भीमा को बचाता है और दोनों आ जाते हैं दफ्तर। और वो पहले श्यामा जी के वहीं जाते हैं और श्यामा जी के घर जा करके वो साफ साफ बता देता है कि लड़की इस तरह से जो है मैंने इसको दरिंदे से छुड़ाया है और ये लड़की है। तो वो श्यामा जी बाकायदा देखते हैं, अब देखो ये भी नेत्रहीन है, ये भी दिव्यांग है और आप भी दिव्यांग, आप दोनों जो है ना आपने आराम से वजह करके रहो और फिर बाद में जो भी बात होगी वो देखी जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ दोनों नेत्रहीनों का चरित्र बराबर बना रहता है। जब वो दोनों एक ही पलंग पर सोते हैं तो जो उसकी छड़ी है जमन वर्मा की, इसको वो टक टक करके देखता हुआ अपना राह देखता है, उसी छड़ी को चादर से लपेट कर अपने दोनों के बीच में रख लेता है, फिर वो आराम से सोते हैं। इसी तरह से समय बीतता जाता है, लेकिन स्त्री पुरुष चाहे वो नेत्रहीन हो चाहे वो विकलांग हो, इस तरह से समाज कैसे देख पाता है। तो वीमा को अचानक शक होता है अब कि आप श्यामा जी से बात करें, हमारा कोई सपना है, यूं कब तक जीते रहेंगे। जमन वर्मा फिर भी कहता है अब कि आप जो है ना समान है, मैं जो है अनुसूचित जाति का हूँ, तो इसलिए जो है हाँ अपन वैसे एक दोस्त की तरह जीते रहेंगे, कोई बात नहीं। वीमा कहती है कि आप पुरुष हैं, मैं स्त्री हूं, दो जाति, तो आप जो है जाकर श्यामा जी से कहे तो श्यामा जी खुशी खुशी जो है कोर्ट मैरिज करा देते हैं। लेकिन जैसे ही श्यामा जी को ये मालूम होता है अब कि ये लड़की जो है मेरी रिश्तेदार है, बस वहीं से बात खड़ी हो जाती है अब कि जमन वर्मा और ये लड़की सवाल, और वो भी मेरी रिश्तेदार, और उसकी पत्नी जो मेरे स्कूल में ही म्यूजिक का टीचर है, तो उसका वो अपहरण करा देते हैं। जमन वर्मा नेत्रहीन है, वो आका जो निसर्जन आका है, जो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसके पास जाते हैं, लेकिन वहां भी सब जात की जाजम पर बैठे हुए मिलते हैं, यानी जमन वर्मा की वहां बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती। आखिर में वो अपने निशक्त दोस्त देवत सिंह के घर जाता है और एक संघर्ष करने के लिए योजना तैयार करता है। वो पहले पुलिस में जाते हैं, पुलिस में भी उनकी सुनवाई नहीं होती, फिर वो एक संवाददाता से खबर नवीस से मिलते हैं, खबर नवीस भी धोखा दे जाता है और खबर को ऐसी तोड़ मरोड़ करता है कि उन्हीं का लहू चुहाने लगता है नेत्रहीनों को। अब वो सोचते हैं कि ना तो सरकार अपनी है, ना पुलिस अपनी है, ना ये समाज अपना है, तो अब अपना क्या है। तो यहाँ आकर के वो सब मिल करके संघर्ष का रूप अख्तियार करते हैं और जो निसर्जन आका है उसके दफ्तर के सामने धरना लगाते हैं और धरना ही नहीं लगाते, जमन वर्मा एक पांव पर खड़ा हो जाता है, एक पांव पर खड़ा रहता है। निसर्जन आका आते हैं और वो खूब समझाते हैं, धौंस देते हैं, धमकी देते हैं, लेकिन निशक्त टस से मस नहीं होती। दिनों दिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है और धरना चलता रहता है। आखिर में वो जो श्यामा जी और आका जी दोनों ही वीमा को अपनी गाड़ी बैठा करके लाते हैं और जमन को सौंप देते हैं और उनका ये संघर्ष, निशक्तों का वो संघर्ष फलीभूत होता है। यानी अगर मान लो कि एकजुटता है, संघर्ष के प्रति निष्ठा है,
तो जिस तरह से इन निःशक्तों का आंदोलन फलीभूत हुआ, उसी प्रकार से और आंदोलन फलीभूत हो सकते हैं, लेकिन निष्ठा के साथ हो। नेत्रहीन, इसमें एक बात गई है इस कहानी में, इसमें एक बात गई है, अगर नेत्रहीन ठान लें या अपने पर उतर आए तो वे लोहे की गेंद है, लोहे की गेंद को न किक मारी जा सकती है न उसे उछाला जा सकता है। इस कहानी का मेन उद्देश्य बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। ये तो आपने निःशक्त जो एक लोहे ये की वाला गेंद की तरह से है, लोहे की गेंद की तरह से, उसे ना आप उछाल सकते हैं ना उसे किक मार सकते हैं। तो उनका जो एकता है, उनका जो संघर्ष है, वो लोहे की गेंद में परिणत हो जाता है और वे फलीभूत होते हैं, टीम आती है और दोनों फिर उनका परिवार चलता है। हाँ, तो और जो उनके नेत्रहीन है ये उनमें तो नहीं, आप हाँ बताएं बोलिए। नहीं नहीं, मैं मतलब ये यहाँ बोल रही बस हूँ मैं कि वही जो वो लोह हाँ बोलिए। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि मैं यहाँ भी फिर भी ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आंखों वाले हैं कहीं ज्यादा देखते हैं, उनमें कुरीतियां कहीं ज्यादा ज्यादा पाई जाती हैं, और जो नेत्रहीन है, जो निःशक्त हैं, उनमें जात पात, छुआछूत या ऐसी प्रस्ता की कोई बात सामने नहीं। तो ये दोनों में कितना अंतर है देखिए आप। नेत्रहीन जात को नहीं मानते, छुआछूत को नहीं मानते, और जो आंखों वाले हैं वो इनमें विश्वास करते हैं। जी, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को टोक के एक ही बात कह रहे थे, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ कि मैं यही कह रही थी, मैं खुद भी यही कह रही थी कि उनकी जो लोहे की गेंद जो इतनी मजबूत हो गई है, उसका एक मेन कारण ये है कि जो हमारे समाज में सामाजिक विषमताएं हैं, जेंडर और जाति और धर्म की, सब चीजों की, वो उससे ऊपर उठ गए हैं। कोई रिक्शा वाला उनकी मदद कर रहा है, वो जो दिव्यांग उनको अपने घर लेके जाता है, उसको पत्रकार से मिलवाता है, जो पत्रकार सही इंसान होते हुए भी बाद में प्रलोभनों के हाथों बिक जाता है और गलत खबर छाप देता है ना, और स्थिति को बहुत बिगाड़ देता है। तो उनकी कहीं पे जाति वाति बीच में नहीं आती, वो उसके ऊपर उठ गए। और एक चीज और जो नजर आती है कि जो आपने खुद ही कह दिया, आंखों वालों से ज्यादा उनकी दृष्टि में ज्यादा प्रॉब्लम है आंखों की, कि जनरली जो जातिवादी होते हैं वो फिर पुरुषवादी भी होते हैं अक्सर। तो हमने देखा कि जिसके पास भी ये जाता है, जो जाति के नाम पे ये चाहते हैं कि वो तो शर्मा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है उस शर्मा को पत्नी की तरह तुम्हारे साथ रहने का, जबकि वो शादी हो चुकी है और वो गर्भवती भी है और पसंद भी करती है इसको बहुत। तो वो बोलते हैं बार बार कि हम जो है सामूहिक दिव्यांग विवाह करवा रहे हैं और तुम उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दो, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे। हर बार उसको ये माना जा रहा है क्योंकि उनके लिए वीमा, ये जो पुरुषवाद है, उनके लिए स्त्री बस कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी से भी उसको विस्थापित किया जा सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। लेकिन जमन वर्मा बार बार कहता है कि वीमा पूरे जहान में एक ही है और वो मेरी पत्नी है और मैं उसे ढूंढ रहा हूं और मैं अपनी जान की कीमत पे भी उसे खोज के रहूंगा। तो ये जो भाषा है ना, ये नए पुरुष की भाषा, नए पुरुष से मेरा मतलब जिसने सामाजिक विषमता को त्याग दिया है, जो एक मानवतावादी पुरुष होगा, जो एक मानवतावादी समाज की तरफ बढ़ता है, वह पुरुष ही ये भाषा बोलेगा कि वीमा पूरी दुनिया, पूरे जहान में एक है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो एक इसकी, अदरवाइज उनको तो ये लग रहा है कि एक स्त्री की बात है, तुम्हारे लिए कोई भी आ जाएगी तुम्हारी जाति की, लेकिन उसको जाति बचानी जरूरी है। तो इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हाँ, ये नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँ, जैसे मान लो कि देवत है, देवत सिंह, वो भी बिल्कुल जाति नहीं मानता जी, वो सवर्ण है लेकिन जाति नहीं मानता है। हाँ, नहीं और मानता। निषक्त भी जी, किस श्रेणी में है, दोनों पांव कटे हुए हैं जांघों जी, पर, लेकिन वो जी, अपनी तिपाइया पर बैठ करके संघर्ष को नया रूप देता है। जी, बिल्कुल। मतलब जो है थानेदार के वहां भी जाता है, आंदोलन के लिए भी खड़ा रहता है, लेकिन कहीं भी विचलित नहीं होता, डरता नहीं, घबराता नहीं। तो इसलिए अगर निःशक्त, मैंने कहा था ना, निःशक्त जो है बहुत बहुत बड़े संघर्ष को जो है रूप, अच्छा रूप दे सकते हैं, और वो अपने जो लक्ष्य के लिए जो है खड़े हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अगर उनमें एकजुटता है तो। हाँ,
तो बस एक बार इस कहानी से आगे बढ़ने से पहले बस वीमा पे हम 2-3 लाइनें बोल देते हैं, क्योंकि जो वीमा को उनके भाइयों और उनके पिता के पास पहुंचाने के लिए बहुत ललायत थे। लंबी कहानी है ये काफी। तो कितने तौर तक कितने कड़ियां जुड़ी हुई हैं, और जितने भी, चाहे वो थानेदार हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, वो स्कूल जो दिव्यांगों का चलता है उसका जो बड़ा मालिक हो उसका हो, सबकी एक ही धारणा है कि वो ब्राह्मण है तो उसको अपने घर चले जाना चाहिए। तो वीमा की अपने घर में जो हालत है वो हम रतन जी से ही सुनते हैं जी। वो भागी क्यों थी सर घर से? वीमा जो है घर से बहुत दुखी है। यानी लड़की है और फिर निशक्त है, घर का जितना भी काम वो कर पाती करती है, बर्तन भी साफ करती है, बच्चों को नहलाती है धुलाती है, जितना भी बन पाता है वो करती है। लेकिन घर वाले फिर भी उसको जो है ना कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, और भेजना भी किस पुरुष के साथ भेजना चाहते हैं? जो पहले से विवाहित है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे। ये कहते हैं कि ये मुझे जो है ना, ये जो लोग हैं ऐसे लोग को बेचना चाह रहे हैं जो जमींदार है, और मुझे केवल जो है ना उर्वरा खेती की तरह से वो रखना चाहता है, केवल बच्चे हो जाए और उनको कोई मतलब नहीं। तो वीमा जो है ना साफ मना कर देती है, उम्र में भी बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं जाऊँ जी। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी उसके घर। और वो जो है गाड़ी में बैठ करके, जो उनके खेत के पास ही स्टेशन पड़ता है, गाड़ी में बैठ करके चल देती है अपने उसमें कि भाई पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन इन्होंने जो ठानी है उसका विरोध करना है, उसका प्रतिकार करना है, और मुझे ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना है जो पहले से ही विवाहित है, बच्चे देंगे। तो वीमा भी बहुत संघर्षशील है, वो भी नहीं संघर्षशील है। पर मैं ये बताना चाहूंगी कि उसकी अपने घर में भी जो हालत थी वो सर ने बता ही दिया, और उसकी 2 रोटी भी उनको हाथियों का भोज लगता था। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरा जो एक पितृसत्तात्मक समाज है उसमें एक स्त्री के होने की जब जगह बनती है तो वो हर शरीर से, सौंदर्य से, हर चीज से वो उनके प्रतिमानों पे, कसौटी पे खरी उतरेगी, सही समय पे सब कुछ कर लेगी तो उसकी कोई कीमत बनती है, वरना कीमत नहीं बनती। तो अपने उसकी कोई बहन नहीं है, वो 2 भाइयों की बहन है, और सब लोग अच्छे खाते पीते लोग हैं, दोनों भाई भी उसके ऑफिसर हैं, सरकारी ऑफिसर, लेकिन उसकी 2 रोटी भी उन्हें चुभती है। लेकिन वो दिन किसी तरह काट रही होती है जब तक उसे जबरदस्ती किसी और खूंटे में, खूंटा ही मैं कहूंगी, बांधने के लिए नहीं वो लोग मजबूर करते हैं, तो वो भाग जाती है। अब उसको उसी घर में वापस ले जाया गया है। एक बात मुझे याद आई है जी, अपनी जो पुरुषवादी जो समाज है जी, वो आज भी महिलाओं को 2 दर्जे का ही देखता है। मान लो जब महिला घर से बाहर जाती है तो वो पूछ कर जाती है अगर मैं जाऊं या नहीं। अगर भीतर से किसी की छोटी या बड़ी या ऊंची आवाज आ गई कि नहीं रहने दो, तो वही रह जाती है। और पुरुष कह के चला जाता है, सुनता ही नहीं। तो इस तरह का आज भी पुरुषवादी जो समाज है उसका ये बना हुआ है। तो महिलाओं को इसका भी प्रतिकार करना चाहिए। क्यों? जब आप कहकर जा रहे मैं भी कहकर जा रही हूँ, तो मेरा भी अपना काम। तो ये है, यहाँ आकर के जो है ना ये बात खड़ी होती है कि पुरुष और महिला में घर में भी कितना अंतर है आज। तो इस अंतर को भी पाटना साहित्य का दायित्व बनता है जी। तो 2 कहानियों में हमने देखा, 5-7 मिनट में बस अपनी चर्चा समेट लेंगे। 5-7 मिनट में 2 कहानियों को थोड़ा-थोड़ा कर लें। तो जो इनकी पहली 5 मिनट में थोड़ा 1-2 बातें और कहानियां तो कर लेंगे। मैडम 1-2 बातें और करना चाह रहा था। जी बोलिए, आप बोलिए। मैं कहना चाह रहा था, हाँ, क्योंकि कहानियां तो हो जाएंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज लिखा तो खूब जा रहा है जी, लेकिन लिखा क्या जा रहा है? जी, ये बात ज्यादा जरूरी है कहानी से। हाँ, इससे करेंगे। हाँ जी, जी, जी। लिखा तो खूब जा रहा है, लेकिन लिखा क्या जा रहा है? यानी खूब का आकलन साहित्य में नहीं होता। क्या लिखा गया है इसका आकलन साहित्य में होता है, और इसी की परख होती है। तो आज हमें जो है ये देखना है कि हम खूब लिखने की बजाय क्या लिखें। जैसे मान लीजिए चंद्रधर्मा शर्मा बुलेरी जी की एक ही कहानी उसने कहा था जी, और वो अकेली कहानी, अगर मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो निश्चित रूप से वो मुंशी प्रेमचंद की जो 224 या 25 कहानियां हैं उन पर भी शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से भारी पड़ जाती है।
जी सूर्यकांत पाठक ने जूही की कली अकेली कविता भारी पड़ जाती है, फणेश्वर नाथ रेणु का मैलांचल भारी पड़ जाता है, और इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद का निर्मला उपन्यास बेस्ट लगता है। तो इस प्रकार से हम भी सोचते हैं कि हमें क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी की तरफ ध्यान रखना होता है साहित्य में, ये मुख्य बात है। चाहे आप 5 कहानी लिखे, 10 कहानी लिखे, चाहे 20 लिखें, लेकिन कहानी तो हो। क्योंकि आज किसी खाते हैं, मान लो 5 कहानी भी, किसी कहानीकार खाते हैं 5 कहानी भी है, तो कहानीकार है निश्चित रूप से। ये मुझे कहना था। और दूसरी बात ये थी, जैसे मान लो कि दलित वर्ग से आता हूँ, तो हमें साहित्य में चेतना और प्रार्थना, तो 2 बातें, चेतना और प्रार्थना। साहित्य का मूल उद्देश्य चेतना होती है, प्रार्थना नहीं, महिमा मंडन नहीं। और तीसरी जो बात है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ये कहना चाहूंगा कि पहले जो एक बात चली आ रही है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, हमने इस बात को थोड़ा सा मोड़ दिया है। साहित्य समाज का दर्पण नहीं, दीपक होता है। क्यों कि दर्पण, क्योंकि दलितों के या यूं कहें कि स्त्रियों के भी अभी तक जो है घरों में या वैसे अंधेरा सा ही रहा है। और जहां जिसके अंतरे अंधेरा रहा हो, जिसके कमरे अंधेरा रहा हो, जिसके परिवेश में अंधेरा रहा हो, जिसके समाज में अंधेरा रहा हो, यानी अंधेरे में दर्पण क्या करेगा, खत्म हो जाएगा। तो उस अंधेरे को चीरने के लिए, उस अंधेरे को पाटने के लिए आज साहित्य को दर्पण नहीं, दीपक बनने की जरूरत है। क्योंकि दीपक ही उस अंधेरे को चीर सकता है, और दीपक ही उस जिजीविषा को, उसके जीवन को या उस जागृति को आगे ला सकता है। तो हमें आज दीपक की तरह से साहित्य को काम करना, ये मेरा। जी। और कुछ सर जो आप कहना चाहें? दूसरी, हाँ नहीं, जैसे आप और कुछ बात करना चाहेंगे या? टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए आपकी 2 कहानियों का तो हम शॉर्ट में, फुलवा कहानी का शॉर्ट में बता के एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि फुलवा कहानी में है कि जब वो पहले गांव में थी एक स्त्री, तो कितनी बुरे हाल में थी, और पति भी उसका मर जाता है, तो कैसे वो जमींदार के घर में कैसे कैसे काम करके कैसी लसपस हालत में रहती है। फिर बहुत अच्छे से ये दिखाया गया है कि अब वो जब शहर, एक जमींदार की परिवार का एक सवर्ण पुरुष जब शहर आया है, तो एकदम दिन बदल चुके हैं। ये एक हवेली में बहुत एलीट जिंदगी जी रहे हैं, और उधर ये भी काफी गरीब है, और दूसरे साथ में एक पंडिताइन पड़ोस में रहती हैं, तो वो भी काफी गरीब है। अगर उनका घर भी वो नहीं ढूंढ पा रहा है, जिस तरह के शहर के आवास सिस्टम रहते हैं, तो जो हवेली होगी उसका तो बिल्कुल नपातुला एड्रेस है, उसको सब जानते हैं, क्योंकि वो बड़ा ऑफिसर था उसका बेटा। तो वहां पे एक चीज पूरी दिखाई कि फुलवा ने कभी भी संघर्ष नहीं छोड़ा, जुझारू फुलवा, और एक बात उसने अम्बेडकर की गांठ बांध ली कि चाहे उसने 1000 पापड़ बेले, 1000 अत्याचार सहे, बट उसने अपने बेटे के हाथ से किताब नहीं छूटने दी। तो उसी का वो उतनी बड़ी संपन्नता, बिल्कुल एक कंट्रास्ट है। जहां वो जमींदार के सामने इतनी बुरी जिंदगी उसने जी है, आज शहर में स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। और कहानी का अंत भी होता है कि वो बहुत कोशिश करके जरा सी दिन के लिए शहर आया है, 2 दिन के लिए, पर वो अपना छुआछूत का जो बचाना चाहता है वो अंततः नहीं बचाता। वो जाता है वहां पे, अंत में वो उसी के घर जाता है, क्योंकि काम उसका चल नहीं रहा था। पहले वो वहां खा नहीं रहा था, सो नहीं रहा था, लेकिन अंत में ये जो वर्ग है, जो सुविधाएं सारी अपने पास रखने के बाद सवर्ण हो गया, वही सुविधाएं, वही सत्ता, जब संपन्नता जब दूसरे वर्ग के पास जाएंगी, तो स्थितियां पूरी पलट भी सकती हैं। कहानी ये भी बताती है, कहानी फुलवा का जुझारूपन दिखाती है, और कहानी ये दिखाती है कि ये जो दीपक अभी सर कह रहे थे कि साहित्य का दीपक है, तो वो जो रोशनी है वो शिक्षा से होके आएगी। ये जो आग है दीपक में, ये शिक्षा से होकर जाएगी। ये इन्होंने फुलवा में, अगर आप फुलवा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं इसके, तो आप कहेंगे, नहीं तो एक सवाल मैं पूछूंगी आपसे। जी हाँ, फुलवा कहानी बिल्कुल फुलवा के जो चरित्र की सहजता है,
जी अगर फुलवा थोड़ी बहुत भी रामेश्वर के प्रति आक्रोशित होती है तो ये कहानी जी वहीं मर जाती है। रामेश्वर के आने पर वो कितनी सहज हो जाती है, और ये मतलब मुग्धी होती है कि गांव से जमींदार के का बेटा आया है मेरे घर। वो भूल जाती है जी कि तेरे पास बिल्कुल। इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये है कि वो जमींदार का बेटा मेरे देहरी पर आया है। तो उसको सब कुछ दिखाती है, अपना घर भी दिखाती है, अपना जो है ना फर्श भी दिखाती है, वहां रसोई में ले जाती है, लाइटर से जला करके दिखाती है चूल्हा। उसके फुलवा के उसमें रसोई में भी नल है, जबकि रामेश्वर आज भी जो है उसी कुएं से पानी भर रहा है, जबकि वही जी रामेश्वर है जो उसमें घर आता है। एक बार फुलवा वो कुएं के नीचे मुंडेर के नीचे खड़ी हुई थी, रामेश्वर पानी भर हम्म रहा था। फुलवा के हम्म बार बार कहने पर भी रामेश्वर ने उसके बटके में एक बाल्टी नहीं दे ली, और उसको ये बात रामेश्वर रामेश्वर कहना उसको बड़ा काट गया था। और उसने क्या किया, पानी डालने के बजाय उसके मटके पे थूक दिया रामेश्वर। जी फुलवा ने मटका वहीं फोड़ दिया और अपने घर चली गई। वो जिस जिस तरह का दुर्व्यवहार रामेश्वर ने किया, हम्म बावजूद इसके रामेश्वर के फुलवा हम्म की कोठी पर आने पर फुलवा कितनी सहज हम्म होती है, उसको सारे व्यंजन खिलाने को तैयार है, लेकिन रामेश्वर की जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती। और जाकर जी के जो ब्राह्मणी है परती, वहां जाते हैं। हम्म अब परती हम्म देखिए कितनी सहज है। आज उसमें वो ब्राह्मण वो आज बिल्कुल खत्म हो गया है। शहर आकर के केवल उसमें आपसी सौहार्द पैदा हो गया है। गांव में जहाँ जात जी बड़ी होती है, यहाँ पैसा और पद बड़ा होता है शहर में। तो आपको एक कहानी पढ़ी है आपने, जब हम्म फुलवा जो है हम्म उस परती की खाट पर हम्म बैठने को होती है, तो हम्म परती कहती है फुलवंती, वो उसको फुलवा नहीं कहती, फुलवंती एक बार तूने खुद ही तो कहा था ना, मैं तेरे से 2 महीने बड़ी हूँ, जब तू बड़ी है तो पायतानी बैठ के मुझे पाप में डालेगी। और वो सरक जाती है, बिल्कुल। फुलवा को सिराने बैठा देती है और खुद पायतानी बैठ हम्म जाती है। और रामेश्वर टुकुर टुकुर देखता रहता है, वो ये क्या है, मतलब वो जल भूनकर कोयला हो जाता है। और जो जहां फुलवा के घर का वो पानी नहीं पीता है, यहाँ आलू और जो है फुलके खा जाता है। वो जो जो शाम को उसके साथ बीतती है सोने के लिए, वो इस कहानी में हम्म आपने पढ़ा ही होगा। आपकी जिस तरह से, हम्म क्योंकि प्रति गरीब है आपने जैसे बताया, और गरीब हम्म है तो उसकी स्थितियां भी ऐसी है, लेकिन वो ये कहती है कि उसके मन में शंका भी है, बेटियां हम्म बड़ी हैं, बहू भी है, हम्म तो इसको अंदर कैसे सुलाएं, क्योंकि जानवर और जमींदार की नीयत का कोई भरोसा नहीं, कब बिगड़ जाए। और उसको ऐसे गैराज में सुलाती है जहां पर कुत्ता भी बंधा हुआ है, बकरी भी मेंगन कर रही है, और कुत्ते को खांसी की बीमारी भी है। और आखिर में रात को 12 बजे जब बूंदें पड़ रही हैं, रामेश्वर कदम बढ़ाता है फुलवा की कोठी की ओर, और कहानी समाप्त हो जाती है। तो यहाँ फुलवा की जो जी सहजता है, वो इस कहानी का जो है मर्म है मुख्य। हाँ बिल्कुल, मर्म है कहानी का ये। हाँ, ये कहानी मतलब का फुलवा की मर्म है। सहजता है। और जो ये कुछ बदलते हुए सामान्यीकरण है कि जब तक दलित और स्त्री और आदिवासी और हाशिए का समाज लिखता नहीं था, तब तक दलित या स्त्री के लिए कोई भी वाक्य बोल दिया जाता था। हाँ अब ऐसे वाक्य पढ़ने को मिलते हैं कि जमींदार और जानवर का कोई भरोसा हाँ नहीं। हाँ। तो बात और हास्य मतलब समाज की अब आपने ये बात ऐसे की तो, वाक्य अब जमींदारी का आपने विरोध हास्य करने समाज वालों की ने भी बात की कभी ना। ऐसे वाक्य नहीं लिखे। जी 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 नहीं, जो जी हास्य के समाज की बात की, तो मैं अपने जो उपन्यास सांप लिख रहा हूँ, और वो जो पूरा हो गया है, प्रकाश्य है वो, हम्म उस हम्म सांप में उपन्यास में मैंने हास्य के समाज को लिया है। उसमें जी वे लोग हैं जो आज भी धरती बिछाते हैं, आकाश जी ओढ़ते हैं, अपने जी पसीने से नहा लेते हैं, और भूख खाकर के सो जाते हैं। उस समाज का पुनर्वास मैंने अपने उपन्यास में कराया। तो मैंने ये जो उपन्यास आया, मैं केवल क्योंकि अब दलित साहित्य को थोड़ा विकास करते हुए हम उस समाज की जी ओर जी भी जा रहे हैं जो दलितों में भी दलित है, और आज तक उनको जो है कि नहीं, विकास की हवा तक भी नहीं पहुंची उनके पास, 2 गज जमीन भी नहीं। अगर उस उपन्यास को आप जब पढ़ेंगे आएंगे, तो उसका जी एक पात्र जो लखीनाथ है, वो ये कहता है कि हमारा मुर्दा
जिंदा आदमी से कहीं ज्यादा दुख पाता है। जी क्यों? कि हमारे पास 2 गज भी जमीन नहीं है कि उसको दफनाते हैं या उसका दाह संस्कार करें। हम ढोते फिरते हैं, जी और जहां पर हमारे डेरे होते हैं रात को वहीं उसका अंतिम संस्कार करते हैं। 2 गज जमीन भी नहीं। तो इसका जो पुनर्वास है, सरकार हालांकि विकास कर की तरफ इसकी तरफ भी ध्यान दे रही है, फिर भी और कहीं ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने सांप उपन्यास में किया है। और उनकी पक्की बस्ती बसवा दी। इसलिए साहसिक समाज की तरफ भी हमारा साहित्य जा रहा है, हमारी दृष्टि उधर भी गई है। जी हाँ। मैं इस हम लोग उस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा और बहुत जल्दी आते साथ हम उसे पढ़ेंगे भी। हमें पता है कि आपके छोटे छोटे वाक्य, एकदम प्रामाणिक अनुभव और व्यापक संवेदना से वो कैसा रचा गया होगा, हम अनुमान कर सकते हैं। इस एक आखिरी प्रश्न के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। जैसे कि आपके पूरे जितने भी साहित्य मैंने पढ़ा है, उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है कि अगर संघर्ष जेन्युइन दिखाना है तो अक्सर ही जो पीड़ित है वो अकेला तो पड़ता ही है, क्योंकि समाज का भी एक चरित्र है कि अकेला छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद मैंने अभी रिपीट ही कर रही हूँ मैं बात, और ये दिखाया जाता है कि ब्राह्मण शोषक या सत्तावादी या पुरुषवादी या जो भी सामने प्रतिपक्ष है सत्ता का, वो कैसे एक हो गया है। तो फिर वो एक, आप उसे विकलांगों के आधार पे, दिव्यांग विकलांग एक हो, दलित एक हो, दलित स्त्री को दलित का सहारा मिले या कुछ भी हो, वो एक सूत्र में बनते हैं, वहां से ताकत हासिल करके संविधान की मशीनरी को अपने पक्ष में करते हैं। और ज्यादातर कहानियों में ये हुआ ही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फुलवा इतना विकास कर पाई, यही तरीका हो भी सकता था क्योंकि उसने अपने बेटे को पढ़ाया, आज उसका बेटा ऑफिसर है बहुत बड़ा। इसी तरीके वो तो ऐसी है। खैर हाँ, इत्तेफाक कहानी का आज जिक्र नहीं करेंगे, अगली बार के लिए कभी छोड़ देंगे, पर उसमें वो पंचनी बनती है। और इसमें ये जो कहा, मतलब इसमें हुकुमचंद का साथ इसको चपड़ासन को मिलता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आप एक तार मिलके सम संवेदना वाले लोग, सम सरोकार वाले लोग एक होते हैं, उस एकजुटता की ताकत से वो जूझते हैं, तो वो क्या आप सिस्टरहुड में स्त्री का साथ जब मिलेगा बहनापे में, आप उसे नहीं देखते हैं क्या ताकत को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि बस फुलवा में एक जैसे जगह ये ब्राह्मण पंडिताइन आती है, बाकी कहीं कोई स्त्री नहीं आ रही है साथ देने के लिए। जी नहीं, जी स्त्री हाँ साथ देने के लिए नहीं आ रही, लेकिन जो कहानी का जो कथानक है उसके बनावट के हिसाब से, उसका पात्र के चयन के हिसाब से तो कहानी बुनी जाएगी ना। अब आपने तो जो बात की है, मैं कहता हूँ इसीलिए मैं किस। अलग से पूछ रही हूँ आपसे कि हाँ हाँ बहनापे का हाँ हाँ। क्या रोल है स्त्री के क्योंकि विकास जिस में। साहित्य जी में, हाँ, नहीं जी और भी जी कहानियां जिसमें दोनों मिल करके साथ देते हैं एक दूसरे का, और भी ऐसी जी कहानियां हैं। मैं यहाँ ये कहना जी चाहूंगा जी आपकी बात पर कि हाँ जिस साहित्य में चेतना, हाँ संवेदना, हाँ सहानुभूति और जी सौहार्द का भाव नहीं, वो जी साहित्य। तो जी यहाँ बिल्कुल। बात चेतना की आती है, मेरा पूरा साहित्य चेतना मूलक है। कोई जी भी पात्र, जी चाहे वो स्त्री पात्र हो, चाहे वो जी दलित वर्ग का पात्र हो, ना कहीं गिड़गिड़ाता है, ना कहीं रोता है, ना कोई जो है आंसू बहाता है, ना बिसुरता है, ना बलात्कार होने जी के बाद में जो है चुप बैठ जाता है। वो पूरा संघर्ष। हम्म हाँ तो जी, अगर 1 मिनट के अंदर रतन कुमार सांभरिया जी दोबारा नहीं आए तो मुझे नहीं मालूम है कि इंटरनेट गया या क्या हुआ, तो फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे, वरना ये मेरा लास्ट प्रश्न ही था, बस ये लास्ट प्रश्न ही था हाँ इनके। हाँ, जी जी बताएं। जी बोलिए। नहीं नहीं, वो नहीं मैंने तो नहीं, पूछ आप, लिया, आपको बताना। अच्छा अच्छा हम्म अच्छा 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 अच्छा। हम्म नहीं बस, और तो लगभग लगभग सभी मुद्दे बात हो गई। एक मुद्दा जो आपने पहले उठाया था उसमें भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हम्म ये आपने बात कही थी, अपने दोनों की उससे बात हुई थी कि भाई क्या दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, या कोई भी दलित साहित्य लिख सकता है। अब आपने हम्म मेरी जो कहानियां पढ़ी मैंने स्त्रियों पर लिखी, तो बात खड़ी हो जाती है कि भाई पुरुष होकर के स्त्रियों पर कैसे लिख सकता है? जब पुरुष होकर हम्म के स्त्रियों पर कहानी लिख सकता है, तो गैर दलित भी दलितों पर क्यों नहीं लिख सकते? कारण, मान लो कोई हम्म बीमार आदमी है, उसको हम्म इंजेक्शन चाहे ये डॉक्टर लगाए, चाहे वो डॉक्टर लगाए, मरीज को ठीक होना है। बात है हमारे यहाँ चेतना की। जहाँ जो भी साहित्य
दलितों में, स्त्रियों में चेतना पैदा कर रहा है, वो अपना खुद का साहित्य है। वो चाहे दलित लिखें या चाहे गैर दलित लिखें, चाहे स्त्री लिखे चाहे पुरुष लिखे, बात चेतना की। समाज में चेतना जागृत होनी चाहिए, वंचित वर्ग में चेतना जागृत होनी चाहिए, और पूरे जो हम सामाजिक परिवेश को लेते हैं, जो अब तक भी पिछड़ा परिवेश है, उसमें चेतना की बात आनी चाहिए। तो वो साहित्य है, चाहे उसको कोई भी लिखे, इससे कोई दिक्कत। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, स्पष्ट कर। हम मेरी कितनी कहानी स्त्रियों पर भी है, निःशक्तों पर भी है, तो क्या मैं निःशक्त होकर हूँ पहले तो फिर कहानी लिखूं निःशक्त पर? तो ये बातें हैं, तो ये सारी है ना, क्योंकि साहित्य में तो संवेदना चाहिए ना, उस तरह की, उस तरह की चेतना चाहिए, सद्भाव चाहिए उस तरह का। हाँ, तब वो मतलब जो है साहित्य साहित्य कहलाएगा। इसमें किसी मतलब अलग अलग बांटना, ये करना, इसमें कोई, मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी लेखक जो है, कोई भी साहित्यकार है, वो जी चाहे वहां लिखे। आप जो है किसी परिंदे को, ये परिंदे की जो है उड़ान को तय नहीं कर सकते कि वो किधर उड़ेगा। तो साहित्यकार जो कथानक का चयन करता है, आप ये नहीं कर सकते कि कथानक का चयन ये होना चाहिए। तो उसका जो है ना अपना हृदय की बात। बिल्कुल, अब बताइए। जी, धन्यवाद। तो इन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने जो कई तरह से बताया कि साहित्य परकाया प्रवेश है, संवेदना और चेतना से जुड़ा है। तो संवेदना और चेतना व्यापक और समृद्ध और गहरी होगी, तो इनका कहना है कि फिर कोई भी उस किसी विषय पे लिख सकता है। तो उसी में हम अपने प्रश्न का भी जवाब पा लेते हैं कि स्त्री के सवालों को लेकर अगर पुरुष उतना ही संवेदनशील है, तो उनका मतलब है कि मतलब वो सिस्टरहुड फिर अलग अलग नहीं हुए ना, फिर तो एक तरीके से जो भी जिसके साथ भी हमारी संवेदना मैच कर रही, वो आपके सरोकारों के साथ खड़ा है। तो मैं इस कार्यक्रम को खत्म कर रही हूँ। मेरी इस बात के बाद आपको कोई अंतिम टिप्पणी देनी हो तो आप दे सकते हैं। नहीं, यही नहीं, ना आप जो बताएं। मैंने कहा। अपना संदेश तो ये कि साहित्य में हम चेतना लाने की बात करें। किसी भी पात्र को जो है, जी बिल्कुल, हाँ, किसी भी पात्र को चाहे वो कितना से कितना कमजोर हो, लेकिन अगर मान लो साहित्य में भी वो कमजोर है, साहित्य में भी वो रो रहा है, गिड़गड़ा रहा है, आंसू पहुंच रहा है, पाँव में किसी के गिरा हुआ, तो साहित्य क्या हुआ? उसमें थोड़ा तो मतलब उसमें जो है ना जीवन पैदा करे। वो कम से कम जो है ना आंख से आंख मिला करके बात तो करे। अगर साहित्य में मान लो ये हो गया है, तो फिर साहित्य समाज में अंतर क्या रहा? फिर तो वो समाज की फोटोग्राफी होगी। तो साहित्य को समाज की फोटोग्राफी से बाहर निकाल करके चेतना की बात करनी होगी। जी जी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रतन कुमार जी, आपने हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कहानी का पाठ किया, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बातें की, और एक ऐसे अनछुए अनुभव का आप उपन्यास लेके आ रहे हैं। इसकी जानकारी हमें और दर्शकों को मिली, तो जो आने के बाद हम उसे पढ़ेंगे भी। तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इसके लिए, समय निकालने के लिए। और मैं सभी जो हमारे विद्वत श्रोता जुड़े हुए हैं उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े रहे। कल के लिए बस एक सूचना मैं दे देती हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का जो मौजूदगी कहिए या हस्तक्षेप कहिए या जेंडर परिदृश्य कहिए कि जेंडर का क्या परिदृश्य है, उस पर हम लोग लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। बजरंग बिहारी तिवारी जी दलित स्त्रीवाद पे उन्होंने बोला था, सिनेमा में स्त्री पे संजय जोशी जी ने बोला था, और हरीश राय जी ने स्त्री आलोचना पे बोला था, पूरा आलोचना कहानियों पे स्त्रियों के हस्तक्षेप पे बोला था। और कल हमारा जो संपादन के क्षेत्र में पल्लव जी ने अपनी बात रखी थी। इस कड़ी में हमारे साथ कल दोपहर 12 बजे होंगे बोधि प्रकाशन के निदेशक, यानी बोधि प्रकाशन के प्रकाशक माया मृग जी। तो आप 12 बजे कृपया हमसे जुड़ें। और कल मुझे श्रोताओं दर्शकों की टिप्पणियों की भी जरूरत होगी, क्योंकि प्रकाशन जगत का इतना अनुभव नहीं है कि मैं सारे सवाल खुद से पूछ सकूं। तो इंतजार रहेगा आपका कल 12 बजे भी। नमस्कार। नमस्कार रतन जी। नमस्कार।